उससे पहले आपको दो तीन और चीजें बता देता हूँ। एक तो टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे साइड में ही। मसल कॉन्ट्रैक्शंस बहुत बेसिक सा है, आपको बस याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है। तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, आइसोटोनिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक एंड आइसोकाइनेटिक। ठीक है, ये तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शंस जो हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के आइसो मीन्स होता है सेम, टॉनिक का मतलब होता है टेंशन। मतलब ये एक तरह की ऐसी टेंशन है, ऐसी कॉन्ट्रैक्शन है जहाँ पे हमारी मसल मूवमेंट करती है। मसल में हमें देखने को मिलता है कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, एक्टिविटी मूवमेंट एग्जिस्ट करती है, और ये डायनेमिक इन नेचर होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एग्जांपल दूं तो ये आपका भाई जो एल्बो फ्लेक्शन कर रहे हैं, एल्बो फ्लेक्शन, ये क्या है, एक टाइप ऑफ आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जहाँ पे आपका मसल शॉर्टन हो रहा है ना, जहाँ पे आपका मसल शॉर्टन, आइसोटोनिक के अंदर आपके दो फेजेस आते हैं, फेजेस को भी लिख लो। एक आपका आता है कॉन्सेंट्रिक फेज, और एक आता है आपका इसेंट्रिक फेज। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक फेज ये हो गया, और इसेंट्रिक फेज हो गया जब मसल लेंदन होता है, ये मसल शॉर्टन हो रहा है, तो शॉर्टन एंड लेंदन फेज हमारा बनता है कॉन्सेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। आइसोमेट्रिक होता है, आइसो मीन्स सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ। ठीक है, ये क्या है, सेम लेंथ। यहाँ पे क्या होता है, मसल में टेंशन है बट लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं आता। आप जैसे प्लैंक वगैरह करते हो, आपको नहीं दिख रहा है कि मसल वहां पे शॉर्टन हो रहा है, लेंथन हो रहा है, या वॉल स्क्वाट करते हो, वॉल सिट्स करते हो, तो आपको नहीं पता है कि वहां पे मसल कॉन्ट्रैक्शन या मसल शॉर्टन लेंथन हो रहा है, बट स्टिल आपको कॉन्ट्रैक्शन फील होती है, उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक वाली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, ये क्या होती है, स्टैटिक होती है। स्टैटिक होती है, इसमें कोई भी तरह का आपको लेंथ चेंज नहीं देखने को मिलता मसल के अंदर। आइसोकाइनेटिक मतलब होता है, आइसो मीन्स होता है सेम, काइनेटिक मीन्स होता है मोशन, मतलब यहाँ पे मोशन जो रहता है वो स्टैटिक रहता है, सेम रहता है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्शन है वो वेरी करती है। अभी जो ये आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन है ना, ये ज्यादातर आपको एक्सरसाइजेस इक्विपमेंट्स के साथ या मशीन्स के साथ ही दिखती है। मशीन्स के साथ ही आप ये वाली मूवमेंट को कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका स्पीड की जो वेरिएबिलिटी है उसको सेट किया जा सकता है। जैसे मान लो ट्रेडमिल है ना, ट्रेडमिल है, तो ट्रेडमिल में आपने एक स्पीड सेट कर दी, मान लो आपने 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड सेट कर दी, तो आप उस स्पीड के अकॉर्डिंगली ही मूवमेंट करने वाले हो, कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हो, उतना ही आप भागोगे जितना आपने स्पीड सेट की हुई है, उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। तो इसको बोलते हैं आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस, जहां पे आप एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मोशन को मेंटेन करके चलते हो। ठीक है, तो ये ज्यादातर पॉसिबल होता है मशीन बेस्ड एक्सरसाइज के अंदर। रॉ एक्सरसाइजेस के अंदर या फिर नॉर्मल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। वहां पे हमारा आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ही ज्यादातर आपका होने वाला है। आइसोटोनिक ज्यादातर वेट लिफ्टिंग या जितनी भी हमारी नॉर्मल मूवमेंट्स है ना, वहां पे होगा। आइसोकाइनेटिक वगैरह जो है वो आपका ज्यादातर मशीन एक्सरसाइजेस में, खास करके आपके ऐसी एक्सरसाइजेस जहां पर रोबोटिक चीज का इन्वॉल्वमेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो, और आपका मोशन सिमिलर जहां पे आए, उस जगह को हम कह देते हैं मोशन सिमिलर। वहां पे आपका ये होने वाला है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक। अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है कि सर इनमें से ना कौन सा बेस्ट है फॉर हाइपरट्रॉफी, मसल साइज को गेन करने के लिए कौन सा बेस्ट है। तो वो हमारे लिए आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ही बेस्ट होता है इसको मसल साइज गेन करने के लिए, जहाँ पे मसल हमारा लेंदन फेस में भी जाता है, यानी कि आपका इसेंट्रिक फेस में भी मसल जाएगा और कॉन्सेंट्रिक फेस में भी मसल जाएगा। ये वाले जो एक्सरसाइज होती है ये हमारे लिए दी बेस्ट एक्सरसाइजेज होती है जब हम बात करते हैं मसल मूवमेंट की या कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये बेस्ट होती है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारा मसल लेंदन फेज में भी जा रहा है और शॉर्टन फेज में भी आ रहा है। मतलब शॉर्ट कॉन्सेंट्रिक फेज मतलब मसल आपका टेंस भी हो रहा है, एंड लेंदन फेज में भी जा रहा है, यानी कि आपके जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है वो एक्टिवली काम कर रहे हैं थ्रू आउट द मूवमेंट। मतलब टाइम और टेंशन भी पूरा मेंटेन है, क्योंकि जब आप शॉर्टन करोगे तब भी आप रेजिस्टेंस में हो, जब आप लेंदन फेज में हो तब भी आप रेजिस्टेंस फेज में हो, उस समय पर भी आपकी बॉडी जो है
आपके मसल जो है वो फोर्स एक्टिंग एबिलिटी के अंदर काम कर रहे हैं, वहां पर भी वो मसल जो है फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। तो एक तो लॉन्गिट्यूडनल प्रोटीन्स भी आपका डेवलप हो रहा है, और साथ में आपकी बॉडी जब लेंदन फेज में जा रही है तो भी आपका मसल काम कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वेट को तो रेजिस्ट करना ही है। ठीक है ना। तो ये वाला जो है ये आपके लिए बेस्ट माना जाता है हाइपरट्रॉफी के लिए, मसल साइज गेन करने के लिए और स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। हाँ, अगर आप बात करो आइसोमेट्रिक की, आइसोमेट्रिक वाला जो होता है ये जनरली हमारे आप कह सकते हो कि एक्सरसाइज हमारे स्ट्रेंथ के लिए तो बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं होती है ये, बट हाँ ये हमारी मस्कुलर इंड्योरेंस को बेहतर कर सकती है, मस्कुलर इंड्योरेंस को, या फिर आप कह लो कि हमारी कोर स्ट्रेंथ वगैरह को डेवलप करने के लिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए। स्टैटिक स्ट्रेंथ मतलब जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती है, बट आपको मेंटेनेंस मतलब आपको फोर्स जनरेट करनी पड़ेगी, बट आपको सस्टेन्ड रखना है काफी समय तक चीज को। वहां पे उस चीज को डेवलप करने के लिए, स्टैटिक स्ट्रेंथ को डेवलप करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज मानी जाती है। ठीक है। इसमें आपका मसल साइज स्ट्रेंथ उतना ज्यादा गेन नहीं होता आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज के अंदर, इसीलिए प्लैंक वाला एक्सरसाइज या वॉल सेट्स या होल्डिंग एक्सरसाइजेस ना बेस्ट नहीं होती हाइपरट्रॉफी के लिए। वो आपके वैसे कोर स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी, आपके स्टैटिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देगी, आपके आप कह सकते हो रेजिस्ट करने की एबिलिटी को बढ़ा देगी, मतलब फटीग को रेजिस्ट करने की एबिलिटी को बढ़ा देगी। इन चीजों में मदद कर सकती है, बट स्ट्रेंथ एंड हाइपरट्रॉफी में जो मेनली वहां पे ज्यादा हेल्पफुल नहीं होती है ये वाली ट्रेनिंग, आइसोमेट्रिक वाली। और आइसोकाइनेटिक तो आपको पता ही है कि आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादातर जो होती है रिसर्च बेस्ड स्टडीज के अंदर ज्यादा काम में आती है। यहाँ पे टेंशन जो होता है वो सेम रहता है, क्योंकि आपका काइनेटिक मोशन है, लगातार सेम तरह की मोशन पे आप काम कर रहे होते हो। ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइजेस जनरली हमारी मशीन बेस्ड एक्सरसाइजेस होती हैं। देन आता है आपका हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी की अगर हम बात करें तो हमें तीन तरह की हाइपरट्रॉफीज देखने को मिलती हैं। उसमें आती है आपकी सार्कोप्लाज्मिक। ठीक है। और उसमें एक और आती है, उसमें आपकी मायोफिब्रियर हाइपरट्रॉफी। और लास्ट आती है हमारी ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी। ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी जो होती है ये हमारी होती है जहाँ पे मसल साइज गेन होता है, मसल साइज गेन होता है। ठीक है ना। क्यों बढ़ता है ये? क्योंकि हमारे मसल सेल्स के अंदर आपका सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड बढ़ना शुरू हो जाता है, ट्रेनिंग इफेक्ट से सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड एनहांस होता है। ठीक है। ये इसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी, जिसमें हम मसल साइज को गेन करते हैं, बॉडी बिल्डर जो मेनली हाइपरट्रॉफी के लिए काम कर रहे होते हैं। मायोफिब्रियर हाइपरट्रॉफी में जो होती है आपके मसल स्ट्रेंथ बढ़ते हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप बता दो कि आपका बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वेट गेन हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ मेनली गेन होता है, और इसी को हम कहते हैं क्या, आपका मायोफिब्रियर हाइपरट्रॉफी। क्योंकि यहाँ पे जो आपके मायोफिब्रल्स होते हैं ना, मायोफिब्रल्स यानी कि आपके मसल के अंदर जो फाइबर्स होते हैं, उन फाइबर्स के अंदर हमारा जो है आप कह सकते हो टेंशन डेवलप होने के से, और उसके आप कह सकते हो कि जो फाइबर्स है उसकी टेंसाइल एबिलिटी इंक्रीज होती है। आपकी टेंसाइल एबिलिटी मतलब आपके जो फाइबर्स हैं, मसल फाइबर्स जो बहुत सारे हैं आपके मसल के अंदर, उन फाइबर्स की टेंसाइल एबिलिटी का बढ़ने का सिंपल सा मतलब ये है कि उनकी जो कंट्रैक्शन स्पीड है वो बेहतर हो गई है, उनका जो न्यूरल फायर है वो बेटर हो गया है। ठीक है। तो ये कब बढ़ता है? जब हम हेवी वर्कआउट्स करते हैं, 85% ऑफ इंटेंसिटी से ऊपर एक्टिविटी करते हैं, तो ज्यादा फायदा होता है इसमें हमें। जब सार्कोप्लाज्मिक के लिए 67 to 85% ऑफ लोड लेना पड़ता है हमें, मतलब मॉडरेट तरह का वेट और आपका नॉन मैक्सिमल लोड। समझ रहे हो? इसके मैं साथ में ट्रेनिंग भी लिखते रहता हूँ कि इसके लिए हम ट्रेनिंग कौन सी करते हैं। इसके सार्कोप्लाज्मिक के लिए हम करते हैं नॉन मैक्सिमल लोड अंटिल फेलियर, मतलब हमारा मैक्सिमल लोड नहीं होगा, पर अंटिल फेलियर तक जाएंगे हम। ठीक है। और हमारा लोड कितना होता है यहाँ पे? 67 to 85% होता है। ठीक है। और मायोफिब्रियर हाइपरट्रॉफी में कितना होता है लोड हमारा? 85% से ऊपर होता है, और इसको हम बोलते हैं मैक्सिमल लोड। ठीक है। इसीलिए हम जो मायोफिब्रियर हाइपरट्रॉफी यानी कि मसल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, वहाँ पे हेवी वर्कआउट्स करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप हैवी करोगे उतना ज्यादा आपकी टेंसाइल एबिलिटी इंक्रीज होने वाली है ना। जितना ज्यादा फोर्स, जैसे मान लो एक हाथ में मैं ये 150-200 ग्राम का फोन उठा रहा हूँ, तो इसके मैं बहुत ज्यादा रेपिटेशन कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी बॉडी को या मेरे मसल्स को इसको ओवरकम करने के लिए इस लोड को बहुत कम अमाउंट ऑफ
फोर्स की जरूरत है, तो मेरे सारे मतलब जो मसल फाइबर्स हैं वो मैक्सिमम इन्वॉल्व नहीं होंगे उस सेम मसल ग्रुप के लिए। जितनी जरूरत है उतना काम होगा, ठीक है ना। बट यहीं अगर मैं बहुत हैवी वर्कआउट करता, मान लो ये बहुत हैवी वेट होता, तो मेरे मसल के अंदर जो फाइबर्स हैं उन फाइबर्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो बढ़ती बढ़ती, क्योंकि आपका जो रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर है, जो रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर है वो किसके साथ होता है, किसकी वजह से होता है? वो मसल फाइबर की रिक्रूटमेंट होती है आपके ब्रेन से, मेनली आपके न्यूरल बर्स्ट से। न्यूरल बर्स्ट मतलब आपका दिमाग आपके एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली आपके मसल फाइबर को इन्वॉल्व करने वाला है, ठीक है। तो जो न्यूरल बर्स्ट होगा, जो फायरिंग रेट होगा वो आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बहुत हैवी वेट को उठा रहे हो। तो हैवी वेट को उठाने के लिए आपके ब्रेन सिग्नल जो आपके सिग्नलिंग पाथवे से जो मैसेज डिलीवर होने वाला है आपके मसल फाइबर तक, वो ऐसा मैसेज होगा कि आपके ज्यादा से ज्यादा मसल फाइबर इन्वॉल्व हो सके, क्योंकि आपका बहुत हैवी वेट उठाना है ना। तो ज्यादा हैवी उठाने के लिए जो ये सिग्नलिंग जाएगी वो उस तरह की जाएगी, रिक्रूटमेंट ऑफ मसल फाइबर बढ़ेगा और आपके मसल फाइबर्स की इन्वॉल्वमेंट एनहांस होने वाली है। मतलब आप एक ही मसल के ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स को एक्टिव कर पाओगे। तो जब ज्यादा से ज्यादा फाइबर एक्टिव हो पाएंगे तो आपकी टेंसाइल एबिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, और साथ में आपका हैवी लोड भी आप उठा सकते हो, और इसी को हम बोलते हैं मायोफिब्रियर हाइपोट्रोफी, मतलब कि आपका स्ट्रेंथ बढ़ जाना। ठीक है, क्यों बढ़ जाता है मैंने बता दिया वो आपको। ठीक है, उसके बाद आती है एक और तरह की हाइपोट्रॉफी जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिएंट हाइपोट्रॉफी। ठीक है, ट्रांजिएंट हाइपोट्रॉफी हम इसको कह देते हैं। अब ट्रांजिएंट हाइपोट्रॉफी का क्या है, इसमें हमारा बढ़ता है मस्कुलर इंड्योरेंस, और इसमें हम अपने मसल साइज को भी एज अ सेकंड एम मान के चलते हैं। ठीक है, मस्कुलर इंड्योरेंस कैसे बढ़ता है, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली एक्टिविटी कर रहे हो, आप लगातार वर्क कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया 5 kg का डंबल, 5 kg का या उससे भी कम केजी का डंबल मान लो, आपको मैंने बोला एक्टिविटी करते रहो जब तक आप थकते नहीं, तो आप उससे बहुत ज्यादा रेपिटेशन मार सकते हो, है ना। रेपिटेशन आप बहुत ज्यादा एम कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, क्योंकि जो आपका फोर्स है या फिर जो आपका लोड है वो मिनिमल है। जब लोड मिनिमल होगा तो आपके रेपिटेशन ज्यादा होंगे, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है इसका। जितना ज्यादा लोड होगा उतने कम रेपिटेशन होंगे, जितना कम लोड होगा उतने ज्यादा रेपिटेशन आप करोगे। तो जब आप रेगुलर बेसिस पे ये ऐसा एक्टिविटी करते हो जहां पे आप मिनिमम लोड के साथ मैक्सिमम रेपिटेशन हिट करते हो, तो इस तरह की जो ट्रेनिंग्स होती हैं उसमें हमारी ट्रांजिएंट हाइपोट्रॉफी होती है। ट्रांजिएंट हाइपोट्रॉफी का मतलब होता है टेम्परेरी पंप। ठीक है, टेम्परेरी पंप। आपने देखा होगा कि हम जब ऐसा वर्कआउट करते हैं, इवन बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी आपने देखा होगा, वर्कआउट से सॉरी वर्कआउट कह रहा हूँ, कंपटीशन से पहले भी वो लोग क्या कर रहे होते हैं, बिल्कुल लाइट वेट के साथ ज्यादा से ज्यादा रेपिटेशन निकाल रहे होते हैं। इसका मेन मोटिव है ताकि ट्रांजिएंट हाइपोट्रॉफी अचीव की जा सके। अब ट्रांजिएंट हाइपोट्रॉफी का क्या है, देखो बॉडी बिल्डर ने जितना मसल साइज अचीव करना था वो कर चुका। अब बस ये उसके हाथ में है कि वो उस समय पे पंप गेन करे और वो पंप वो दिखा सके स्टेज के ऊपर, मतलब जो थोड़ा बहुत इफेक्ट वो एनहांस कर सकता है, बेटर लुक ला सकता है, वो चीज करी जा सकती है अभी उस समय पे, क्योंकि जितना गेन करना था कर चुका वो। तो उसको बढ़ाने के लिए ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी की जाती है। तो वहां पे लाइट वेट के साथ आपने देखा होगा, रेजिस्टेंस बैंड के साथ आपने देखा होगा, बहुत हैवी बहुत ज्यादा रेपिटेशन हिट करते हुए। आपने कभी नहीं देखा होगा बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन से पहले कि कोई डेडलिफ्ट लगा रहा है बहुत हैवी, कभी कोई हैवी स्क्वाट्स लगा रहा है, नहीं देखा होगा। आपने देखा होगा पुशअप्स लगाते हुए, रेजिस्टेंस बैंड के साथ लैटरल रेजेस लगाते हुए, ठीक है, बाइसेप कर्ल्स करते हुए, है ना, या कर्लिंग मूवमेंट्स करते हुए। तो ये ऐसी मूवमेंट्स आपने देखी होंगी जरूर से, क्योंकि कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी से लगातार अगर आप सेम तरह के रेपिटेशन लाइट वेट के साथ करते रहोगे तो आपके रिक्रूटेड मसल्स में एक तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा, दूसरा आपकी बॉडी में वहां पे जो लैक्टेट थ्रेशोल्ड बढ़ने वाला है उसकी वजह से आपका उस समय पे वहां पे टेम्परेरी स्वेलिंग भी होती है ना। एक तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, जो आप मसल डैमेज दे रहे हो ना, आपके मसल्स के अंदर डैमेज दे रहे हो, उससे आपकी टेम्परेरी स्वेलिंग भी बढ़ती है, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं। उसी टेम्परेरी स्वेलिंग की वजह से आपका मसल साइज बढ़ता है लॉन्ग रन में, ठीक है ना। तो ये मेन यहाँ पे आपके 3 तरह के हाइपोट्रॉफीज आती हैं। अब आप बोलोगे सर जो सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी है इसमें मसल साइज ही क्यों सबसे ज्यादा गेन होता है ना। 67 to 85% जब हम लोड लेते हैं, मतलब 6 से 12 रेपिटेशन हम करते हैं जब, तो इसमें हमारा मसल साइज क्या मेन मतलब मेनली यही क्यों गेन होता है?
देखो इसके पीछे भी आपको करेक्ट साइंस बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है और इसको क्यों बेस्ट माना जाता है इस तरह की ट्रेनिंग को। क्योंकि जब आप करते हो सार्कोप्लाज्मिक हाइपरट्रॉफी वाली एक्टिविटी 6 से 12 रेपिटेशन विद 67 to 85% ऑफ लोड, जब ऐसा काम होता है, ये हो गया रेपिटेशन, ये हो गया आपका लोड, तो आपकी बॉडी क्या कर रही है, आपकी बॉडी यूज करती है ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। क्योंकि ये वाला जो आपका एक्टिविटी है ना, ये एक्टिविटी आपका ना तो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी है ना ही लो इंटेंसिटी, उसको हम मॉडरेट इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जो आपके मसल साइज के लिए बेस्ट वाली एक्सरसाइज होती है ना, उसको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहा जाता है। क्योंकि ना तो ये आपका मैक्सिमम वेट आप लिफ्ट कर रहे होते हो और ना ही आप मिनिमम वेट उठा रहे होते हो, मॉडरेट वेट के साथ मॉडरेट इंटेंसिटी के साथ आप काम कर रहे होते हो। तो जब आप ये वाली इंटेंसिटी पे काम कर रहे होते हो, मॉडरेट इंटेंसिटी पे, तो आपकी बॉडी कौन सा सिस्टम यूज करती है, ग्लाइकोलिटिक सिस्टम। ग्लाइकोलिटिक सिस्टम के अंदर क्या यूज होता है, आपका ग्लाइकोजन यूज होता है आपके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, देन वो आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूसर के तौर पे काम करता है, एटीपी बनाने का काम करता है। अब ये काम होगा कैसे, आपके जो ग्लाइकोजन होंगे वो यूज होंगे एटीपी फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन ये काम हो रहा है, O2 की प्रेजेंस नहीं होती है यहाँ पे, याद रखना। O2 को क्रॉस किया मैंने, एटीपी तो आपका बन जाएगा, यानी कि आपके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है एनर्जी मॉलिक्यूल्स है वो तो बन जाएंगे, जिससे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिससे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट साथ में क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आपके मेटाबोलाइट्स की एक्युमुलेशन भी होने वाली है, मतलब कुछ अमाउंट में आपकी बॉडी में मेटाबोलाइट्स भी बनेंगे। ठीक है ना, यानी कि मेटाबॉलिक वेस्ट भी बनेंगे, जिसको बाय प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, वो भी बनेगा। ओके, जैसे फॉसिल्स जलते हैं, आप किसी चीज को जलाते हो तो उसका भी बाई प्रोडक्ट आता है ना, कुछ वेस्ट आता है निकल के, है ना, उसको बोलते हैं हम बाई प्रोडक्ट। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कि हम ऑयल को जलाते हैं किसी, ठीक है, तो वहां से भी कुछ मेटाबोलाइट शेष रह जाता है, कुछ ना कुछ वहां से वेस्ट निकल के आता है। जैसे कि हमने वुड को जलाया, है ना, वुड को जलाया हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही काम हुआ, तो ये जो लकड़ी है जलने के बाद भी तो कुछ मेटाबोलाइट बचते हैं ना, कुछ वेस्ट बचता है। देखा आपने वहां पे, ये लकड़ी जलाने के बाद छूमंतर हो जाती है, ऐसा नहीं होता ना, कुछ वहां पे रिएक्शंस हो रहे हैं आपके वुड के साथ। जब हमने उसको जलाया, हीट वहां पे दी, तो वहां पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स, और वो किसके प्रेजेंस में चल रहा है, O2 की प्रेजेंस में चल रहा है, तो वहां पे भी कुछ वेस्ट रहता है। ऐसे ही जब हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है, एटीपीस बनते हैं, तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइट्स रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो एटीपीज तो बनेंगे, एनर्जी बनेगी, जो कि आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जरूरी है। बट यहाँ पे भी आपके बॉडी में क्या बनने वाले हैं, कुछ वेस्ट, जैसे कि आपका लैक्टिक एसिड हो गया, जैसे कि आपका पीआई हो गया, फॉस्फेट इनऑर्गेनिक लेवल्स हो गए, और लैक्टेट हो गया। अब ये लेवल आपके बॉडी में बढ़ेंगे उस समय पे, क्योंकि आप कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज कर रहे हो ना, 6 से 12 रेपिटेशन, तो टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, कुछ समय तो लगने वाला है उसमें, तो आपके जब ड्यूरिंग एक्टिविटी आप एटीपीज बना रहे हो, एनर्जी मिल रही है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, बट आपके लैक्टेट थ्रेशोल्ड पीआई लेवल्स भी बढ़ रहे हैं वहां पे। जब आपके ये लेवल्स बढ़ जाएंगे, ये है मेटाबोलाइट्स। अब बॉडी को इसको ओवरकम करना है, इसको निकालना है बॉडी से बाहर, क्योंकि अगर ये इकट्ठा होते रहे तो आपके पीएच लेवल को अफेक्ट कर देंगे। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, पीएच लेवल है आपकी बॉडी का एक मेंटेनेंस, उसको इफेक्ट कर देंगे कि लैक्टिक एसिड बढ़ता रहेगा, एसिड बढ़ता रहेगा, एसिडिक इन नेचर हो जाएगा बॉडी बॉडी और आप रिकवर नहीं कर पाओगे, आपकी रिकवरी वो हैम्पर करना शुरू कर जाएगी। तो इसके लेवल को बॉडी क्या करता है, नॉर्मल करना चाहता है। तो नॉर्मल कैसे करेगा, जब आप रेस्ट लोगे, जब रेस्ट लोगे आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आओगे, तो आपकी जो लैक्टिक एसिड है उसको वो क्वारी साइकिल के थ्रू आपकी बॉडी में अगेन उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। तो मतलब कि आपकी एक्टिविटी हुई, उसमें लैक्टेट थ्रेशोल्ड वगैरह आए आपकी बॉडी में, ये जो कि मेटाबोलाइट्स थे। अब इन मेटाबोलाइट्स के रिस्पॉन्स में बॉडी ने क्या किया, बाकी तो छोड़ दो, बात की बात छोड़ दो, मेन बात यहाँ पे क्या हुई कि जब इनके लेवल्स बढ़े, इनके रिस्पॉन्स में बॉडी ने क्या किया, एक तो उस एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाया, ठीक है, रिकवरी के लिए। दूसरी बात, ये क्या करते हैं, फ्लूइड को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ इन रिस्पॉन्स, ताकि बॉडी वहां पर रिकवरी कर दे, तो फ्लूइड की अट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं। जब फ्लूइड की अट्रैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि फ्लूइड की अट्रैक्शन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि इसको चाहिए ऑक्सीजन, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं ब्लड को। ठीक है ना, क्योंकि वही कैरिंग एजेंट है। अब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो टेक्निकली आपके जो मसल में सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड है, जो फ्लूइड है ना मसल सेल के अंदर,
सार्कोप्लाज्म जो सेल होता है उसके अंदर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं ना, मसल सेल के अंदर होता है सार्कोप्लाज्म, जो कि एक टाइप ऑफ फ्लूइड ही है। तो बॉडी क्या कर रही है, उस डैमेज एरिया में उस सार्कोप्लाज्मिक फ्लूइड को अट्रैक्ट कर रही है, खींच रही है, जिससे क्या हुआ, आपका मसल पंप भी आया और मसल बल्क भी बढ़ा, साइज भी बढ़ा। क्लियर होगी बात, सिंपल कॉन्सेप्ट। इसीलिए हम यहाँ पे इस तरह की ट्रेनिंग करते हैं। अगर यहाँ पे हम बहुत हैवी ट्रेनिंग करते जिससे हमारा एक ही रेपिटेशन निकलता, सिंगल रेपिटेशन निकलता, तो क्या ऐसा होता, मसल साइज गेन करने वाला जो कंडीशन है वो बनता है यहाँ पे। चलो मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ आपको, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ट्रेनिंग में आपको दो तरह की करवाता हूँ। मान लो केस 1 है इस तरफ, केस 2 है इस तरफ, दोनों का 1 रेप मैक्स सेम है, समझ रहे हो। 1 रेप मैक्स क्या है, सेम है। इसका 1 रेप मैक्स मान लो 100 kg मान लेते दोनों का ही, ठीक है जी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब मैं केस 1 को मैंने बोला कि आप 70% पे काम करो, 70% इंटेंसिटी पे काम करो। केस 2 को मैंने बोला 100% इंटेंसिटी पे काम करो। तो 70% इंटेंसिटी पे कितने रेपिटेशन आ जाएंगे मेरे, अप्रोक्सीमेटली, 67% पे मेरे आते हैं 12। 70% पे कितने आ जाएंगे, 11 रेपिटेशन, ठीक है, 11 रेपिटेशन आ जाएंगे। 100% पे कितने रेपिटेशन आएंगे मेरे, बताओ। 100% दे रहा हूँ, जितना वेट उठा सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी जितनी है ना उतना काम कर रहा हूँ। कितना रह पाएगा, एक आ जाएगा, है ना, सिंपल बात है, एक रेपिटेशन आएगा। अब देखो दोनों का 1 रेप मैक्स 100 है, क्योंकि अगर मैं इस केस में भी अगर मैं 100 kg लिफ्ट करता तो मेरा एक ही रेप निकलता ना। बट मैंने 70% पे काम किया, 70 kg को उठा रहा था मैं, तो मेरे 11 रेपिटेशन निकल गए। ठीक है जी। अब दोनों का डिफरेंस हम जान लेते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले मुझे यह बताओ कौन सा एक ऐसा एक्टिविटी होगा जहां पे हमारा मसल कांस्टेंट टेंशन के अंदर रहेगा थ्रू आउट द मूवमेंट, जिसको हम बोलते हैं टीयूटी, टाइम अंडर टेंशन। वो केस 1 में ज्यादा रहेगा या केस 2 में ज्यादा रहेगा, जहां पे हमें एक रेपिटेशन करना है सिर्फ, क्योंकि पॉसिबली हम एक ही कर सकते हैं, राइट। तो केस 1 के अंदर हमारा टीयूटी ज्यादा रहने वाला है, आप ज्यादा रेपिटेशन कर पाओगे और यहाँ पे ऐसा भी ध्यान रखना कि 70% है, इसको हम मिनिमम लोड नहीं कहते, ये मॉडरेट इंटेंसिटी है, ये वाली तो हाई है ना, ये तो मतलब टॉप नॉच वाला लेवल है कि भाई हमारा न्यूरल बस चाहिए यहाँ पे, तो दिमाग भी हमारा बहुत ज्यादा फटीक हो जाएगा 1 रेप, क्योंकि इतना ज्यादा हैवी वेट है। आपने देखा सबसे ज्यादा कोलैप्स जो आते हैं वो इसी वेट पे आते हैं, जो सबसे ज्यादा ब्लैकआउट होते हैं वो इसी वेट पे होते हैं, सबसे ज्यादा लोग फेंट होते हैं वो सेकंड वाले केस में होते हैं। आपने देखा केस 1 वाले केस में काफी रेयर ही आपको देखा होगा कि कोई फेंट हो गया ना। केस 2 वाले के जो कंडीशन है उसमें बहुत सारे लोगों के साथ देखा होगा, क्योंकि वो मैक्सिमल कैपेसिटी पे काम कर रहे हो आप, आपका ब्रेन वहां पे जो न्यूरल बर्स्ट दे रहा है, जो फायरिंग है उसकी वहां पे वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मस्कुलर इन्वॉल्वमेंट करनी है उस मूवमेंट को करने के लिए, क्योंकि भैया उसकी कैपेसिटी का 100% है वो। मतलब ये मान लो कि आपको बाइक को अपना 180 की स्पीड में भगाना है, समझ रहे हो आप, 180 की स्पीड में, तो वो इतना ज्यादा खतरनाक है। ये वाला जो है ये भी मॉडरेट है, बट ये ठीक ठाक है, 70%। ठीक है। तो टीयूटी आपका इसमें ज्यादा है। और अगर हम बात करें मस्कुलर डैमेज की, एमडी की, मस्कुलर डैमेज बताओ किस में ज्यादा होगा, थ्रू आउट द मूवमेंट, याद रखना ये बात मैं कह रहा हूँ, थ्रू आउट द मूवमेंट, पूरा 12 रेपिटेशन, सॉरी 11 रेपिटेशन और पूरा एक रेपिटेशन, किसके अंदर आपका मस्कुलर डैमेज ज्यादा होगा। 1, 2, 3, 4, 12 करूंगा तो होगा, या एक ही रेप में मैंने कंप्लीट कर लिया तो होगा। राइट, जो आपका रेपिटेशन जहां पे ज्यादा होंगे ना वहां पे काम होगा ना, समझ रहे हो। यहाँ पे आपका एफर्ट सिंगल रेप के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है, समझ रहे हो, एक रेप के अंदर आपका सबसे ज्यादा एफर्ट लग रहा है।
बट अगर थ्रू आउट द मूवमेंट की बात करें तो एमडी ज्यादा किस में होगा, केस टू में ज्यादा होगा, सॉरी केस वन में ज्यादा होगा। बट आपकी अगर बात करें मसल फोर्स प्रोडक्शन, फोर्स प्रोडक्शन एफ प्रोडक्शन की बात अगर मैं कर दूं, तो बताओ किसके अंदर सबसे ज्यादा होगा। सिंगल रैप के अंदर अगर हम देखें तो ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा फोर्स प्रोडक्शन, क्योंकि भैया इसको आपको 100 किलो उठाना है, इसको आपको एक 70 किलो उठाना है। ठीक है, तो सिंगल रैप की अगर बात करें तो फोर्स प्रोडक्शन यहाँ पे ज्यादा है। चलो अब अमाउंट ऑफ वॉल्यूम भी देख लेते हैं। वॉल्यूम को निकालने का ना मतलब, लोड वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला होता है रेप्स इंटू सेट्स इंटू वेट लिफ्टेड। ठीक है, रेप्स इंटू सेट्स इंटू वेट लिफ्टेड। अब इसमें क्या है, वो आपके रेस्ट क्या है, सॉरी रेप्स क्या है इसमें आपके, एक रेप, सॉरी हाँ रेप आप एक ही कर रहे हो। सेट मान लो 3 करते हैं, वेट लिफ्ट हमने किया 100 की। यहाँ पे भी देख निकाल के देख लेते हैं वॉल्यूम, रेप्स इंटू सेट्स इंटू वेट लिफ्टेड। कि यहाँ पे रेप्स कितने आ गए अपने 11, सेट अपने 3 किए मान लो, वेट लिफ्ट किया 70 kg। देखो यहाँ पे तो आपका लोड हुआ 300, यहाँ पे कितना लोड हो जाएगा आपका, जल्दी बताओ, कर करो इसको मल्टीप्लाई। जितना भी आएगा मेरे को बता देना, ठीक है, चैट बॉक्स में। मतलब बेसिक बात ये है कि यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे वॉल्यूम कंपेरेटिवली जो है ना वो कम है। कंपेरेटिवली बात हो रही है, ठीक है, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि वहां पे बहुत ऐसा है कि बहुत ही ज्यादा है, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ ये कह सकते हैं ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है वहां पे हमारा। हाँ, 2310 कोई 170 बोल रहा है, जो भी लिख लो बात एक ही होगी ऑलमोस्ट, कि ज्यादा है, क्योंकि हमें ये समझना था कि वॉल्यूम इस वाली कंडीशन में बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसमें बहुत कम हो जाएगा कंपेरिजन। ठीक है ना। तो ये वाली जो ट्रेनिंग है, इसको हम हाइपरट्रॉफी के लिए बेस्ट मानते हैं, क्योंकि देखो मसल डैमेज अगर आप दे पा रहे हो तभी तो आपकी मसल साइज बढ़ेगी ना। मैंने आपको बताया था फर्स्ट दिन न्यूट्रिशन वाली क्लास में, याद है आपको? अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था वहां पे हम कैसे मसल प्रोटीन सिंथेसिस होती है, हमारी एमपीएस कैसे बढ़ती है। जब हम मसल डैमेज देते हैं, जब हम स्ट्रेस देते हैं, तो ही हमारा जो एक तो अमाउंट ऑफ केमिकल सिक्रीशन भी बेटर होती हैं, साथ में हमारा मैकेनिकल फंक्शन भी हम अपना बेटर कर पाते हैं। याद है मैंने न्यूट्रिशन वाली क्लास में बताया था। तो इस वाले केस में वो हो पाएगा आपका अच्छे से। ओके, तो इसमें आप मसल साइज ज्यादा गेन करोगे। फर्स्ट एम आपका मसल साइज होगा, सेकंड एम होगा आपका वेट लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ना। ठीक है ना, मतलब आपका स्ट्रेंथ बढ़ना। और इसमें आपका प्राइमरी एम होगा मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाना, और आपके सेकंड एम होगा आपके मसल साइज भी थोड़ा बहुत गेन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड में मेंशन कर देता हूँ ट्रेनिंग के टाइप्स और मोडालिटीज। तो अगर आपको मायोफिब्रियर हाइपोट्रॉफी अचीव करनी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तो 1 से 6 रेपिटेशन हो जाएंगे। लोड हो जाएगा आपका 85% से ऊपर। ठीक है, और साथ के साथ एक और चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग का टाइप होगा वो होगा हाई इंटेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा इसमें बताओ, अभी हमने डिस्कस किया था। वॉल्यूम लो होगा या हाई होगा? वेरी गुड, लो वॉल्यूम। अच्छा अगर हम बात कर दें, ठीक है ये इसके साथ का ही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रॉफी की, साथ में अगर और सिंपल करके लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं कि हमारा प्राइमरी एम है मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ। अगर हम सार्कोप्लाज्मिक हाइपोट्रोफी लिख दें तो कितने रेपिटेशन आते हैं हमारे वहां पे, 7 से 12 रेपिटेशन। लोड रहता है 67 to 85% के बीच में। और यहाँ पे ट्रेनिंग रहती है हमारी मॉडरेट इंटेंसिटी एंड मॉडरेट वॉल्यूम। ठीक है, और मेन एम यहाँ पे होता है हमारा हाइपरट्रॉफी या मसल साइज लिख देता हूँ। ठीक है, और तीसरी तरह की ट्रेनिंग आती है ट्रांजिएंट हाइपरट्रॉफी, यार वो तो मसल पंप वाली ट्रेनिंग है।
उसमें 12+ रेपिटेशन होते हैं, ज्यादा ज्यादा रेपिटेशन आप करते हो लोड कम हो जाता है, वहां पे 67% से नीचे हो जाता है लोड, ठीक है। और यहाँ पे हम एम करते हैं क्या, हाई वॉल्यूम लो इंटेंसिटी, ठीक है। इसमें हमारा प्राइमरी एम तो वैसे होता है मस्कुलर इंड्योरेंस, सेकेंड एम हमारा होता है मसल साइज, ठीक है। इंड्योरेंस मेनली हम गेन करते हैं और साथ में साइज भी गेन करते हैं एज अ सेकेंडरी गोल, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब 3 तरह की हाइपरट्रॉफीज होती हैं, तो ये याद रखना, हाइपरट्रॉफी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मसल साइज बढ़ना। अगर आपकी हाइपरट्रॉफीज की हम बात करें तो इंक्रीमेंट होता है, वो आपकी मसल स्ट्रेंथ में भी हो सकता, वो आपके साइज में भी हो सकता, वो आपकी एंड्योरेंस में भी हो सकता। तो ये 3 तरह की हाइपरट्रॉफीज हैं। और ऐसा भी याद रखना कि ऐसा भी नहीं है कि आप अकेले ये कर लोगे, हो सकता है आपका तीनों ही एक साथ अचीव हो रहा हो, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह की है तो ये साथ में तीनों भी अचीव हो सकता है। आप स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हो, आप साइज भी गेन कर रहे हो, आपकी इंड्योरेंस भी बढ़ रही है, अगर आपकी ट्रेनिंग उस तरीके से बनाई हुई है। ठीक है, इसलिए हम तीनों रेपिटेशंस में तीनों तरह के वॉल्यूम पे ट्रेन करते हैं ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम डायरेक्ट। मसल्स की बात करें तो मसल्स हमारी ना 3 टाइप्स की होती हैं। देखो, मसल हमारा एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन है, क्योंकि इसके कुछ स्पेसिफाइड फंक्शन है और इसको हम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स का मानते हैं, क्योंकि मसल साइज आप ग्रो कर सकते हो। अगर हम बात करें स्केलेटल मसल्स की, तो मसल के 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, ठीक है, कार्डियक मसल्स, और आपके स्मूथ मसल्स, ठीक है। तो स्केलेटल मसल्स जो हैं ये आपके क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये स्केलेटल मसल्स जो आपको देखने को मिलते हैं बॉडी के अंदर, सबसे ज्यादा मसल्स स्केलेटल मसल्स ही हैं। जो कि आपको विजिबली, जिस पे हम काम करते हैं, जो हम डेल्टोइड की बात करते हैं, बाइसेप्स की बात करते हैं, लैट्स की बात करते हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। इनका बेसिक एक इंपॉर्टेंट ये समझ लो कि इनका ओरिजिन इंसर्शन जो होता है वो बॉन से होता है, और इंसर्शन भी बॉन पे ही होता है। मतलब ओरिजिनेट भी ये बॉन से होती हैं और इंसर्ट भी ये बॉन पर ही होती हैं, ठीक है। तो ये है आपका स्केलेटल मसल। अब इनका मेन काम होता है आपकी लोकोमोशन, यानी मूवमेंट देना, मूवमेंट प्रोवाइड करना, क्योंकि ये क्या करते हैं, फोर्स प्रोडक्शन का काम करते हैं, लगाते हैं फोर्स जिससे आपकी मूवमेंट होती है। सिंपल देखो, आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो मेरा बाइसेप की बात कर लेते हैं, बाइसेप का ओरिजिन पॉइंट होता है आपके, मतलब बाइसेप आपका 2 जॉइंट मसल है, 2 जॉइंट को क्रॉस करता है। सुप्राग्लैंडोइड से शुरू हुआ और आपके कोराकॉइड प्रोसेस से शुरू हुआ, तो ये दो इसके ओरिजिन पॉइंट है, सुप्राग्लैंडोइड और आपका कोराकॉइड प्रोसेस। यहां से ओरिजिनेट होके गई हैं और आपके ह्यूमरस को क्लोज करके, ह्यूमरस के ऊपर से निकल के गई और आपके रेडियल ट्यूबोसिटी पे आके जुड़ गई, इंसर्ट हो गई, मतलब इस वाले एरिया, रेडियस वाले। इसने यहां से शुरू हुआ और यहाँ पे कनेक्ट हुआ। अब यहाँ इतना लंबा मसल है, ये 2 जॉइंट को क्रॉस करके गया हुआ है। अब मान लो मेरा मसल ये शॉर्टन होता है, शॉर्टन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होता है ऐसे कुछ। तो जब ये शॉर्टन होगा तो मेरा एल्बो फ्लेक्स होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। क्योंकि ये कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्ट है भाई, ये नीचे रेडियल ट्यूबर्सिटी। तो अगर मैं इसको शॉर्टन करता हूँ, यानी मसल मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो मूवमेंट ऐसे एग्जीक्यूट होगी। समझ में आया सिंपल तरीके से। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। हम्म, ठीक है, तो ऐसे आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ये मेन एम है आपके स्केलेटल मसल्स का।
तो ये फोर्स प्रोडक्शन का काम करती हैं, शॉर्टन होती हैं, लेंथन होती हैं, जिससे आपका मसल फोर्स लगाता है और आपकी मूवमेंट होती है। जॉइंट एज अ फल्क्रम काम करते हैं। जॉइंट बीच में पड़े हुए हैं ना, मान लो अगर जॉइंट ही ना होते तो मूवमेंट ही ना होती, तो जॉइंट एज अ फल्क्रम काम करते हैं, बट मसल एज अ फोर्स प्रोड्यूसर काम करता है। और बोन एज अ लीवर काम करती है, बोन एज अ लीवर काम करती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, तो ये तो हमने बात कर ली टाइप ऑफ मसल्स की, जिसमें कि सबसे पहले हमने बात कर ली स्केलेटल मसल्स की। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर स्केलेटल मसल्स की ग्रोथ इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है, मतलब हम मसल साइज वगैरह कैसे गेन कर सकते हैं। देखो इसके पीछे का एक सबसे बड़ा लॉजिक ये है, क्योंकि जो मसल सेल्स होती हैं ना, ये मायोसाइट्स जो हैं बेसिकली, मतलब मसल की जो सेल हैं, इनका ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। क्यों? क्योंकि ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। याद रखना, ये क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। जैसे बाकी सेल्स होते हैं ना, वो सिंगली न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, कुछ कुछ आपके इवन न्यूक्लियस फ्री भी होते हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे मसल्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे आरबीसी वगैरह हो गए, जैसे ब्रेनलेस सेल कहते हैं हम। कुछ कुछ क्या होते हैं, सिंगली न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब एक न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या है? आपका ब्रेन एक तरीके से मान लो, सेल का, जिस जो सारी सारी फंक्शन को रेगुलेट करता है, जिसके अंदर आपका जो ओवरऑल फंक्शन ऑफ सेल है, डीएनए है, वो एग्जिस्ट करता है जहाँ पे। तो मसल के अंदर होते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसकी पेरिफेरीज में बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो इसलिए इसका जो फंक्शन है वो बहुत फास्ट है, इसलिए इसकी जो लर्निंग है ना वो बहुत फास्ट है। अगर आप कोई स्किल सीखते हो तो आप उसके अंदर बहुत जल्दी परफेक्ट हो जाते हो, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी उसको गेन करती रहती है, डेवलप करते रहती है। तो ये इसके साथ क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है मल्टी न्यूक्लिएटेड होने का। तो इसलिए अगर आप जब ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज में डैमेज देते हो, तो ये बहुत जल्दी रीगेन करता है उसको, वापस रिकवर करने के लिए, वापस ठीक करने के लिए। और जो आप इसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, वो डैमेज दे रहे हो, वो एक तरह की इन्फॉर्मेशन है। ये उस इन्फॉर्मेशन को गेन करेगा और अपनी मस्कुलर अडेप्टेशन बनाएगा, यानी कि उसको लर्न कर लेगा बड़ी जल्दी। इसलिए अगर अभी सीख लेते हो कुछ चीज ना, तो आपके लाइफ टाइम आपको याद रहती है। मतलब अगर आज आपने बेंच प्रेस को सीख लिया, मास्टर कर लिया, तो चाहे आप 10 साल के बाद भी वापस बेंच प्रेस करने आओगे ना, तो आप एक बिगिनर से बहुत अच्छा बेंच प्रेस कर दोगे, वेट को उठाने में भी। और अगर टेक्निक की बात करो तो भी, क्योंकि वो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन आपका डेवलप है, वो ऐसे नहीं टूटता। क्योंकि जो चीज आपने डेवलप कर ली ना, वो क्या करती है, जैसे आप एक्टिविटी करते रहते हो, तो आपका वो सेटेलाइट सेल्स डेवलप हो जाती हैं। मतलब एक तरीके से आप कह लो कि आपके पेन ड्राइव में वो जो डेटा है ना, वो सेव हो जाता है। और ये जो सैटेलाइट सेल्स एक बार डेवलप हो गई, एक बार बन गई, तो ये डिसअपियर नहीं होती कभी भी। मतलब ये चीज आप भूलोगे नहीं कभी भी। ये बात बिल्कुल जेन्युइन है कि अगर आप एक्सरसाइज छोड़ दो, बंद कर दो, तो आपकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से आपका मसल साइज कम हो जाएगा। ऑब्वियसली आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, आपकी बॉडी नहीं चाहती कि आपके मसल को मेंटेन करे वो, तो आपका मसल साइज साइज जरूर कम हो जाएगा। आपकी स्ट्रेंथ भले ही कम हो जाएगी, मायोफिलियर हाइपरट्रॉफी कम हो जाएगी, बट आप उस मूवमेंट को कभी नहीं भूलोगे। और आप रीगेनिंग कैपेसिटी आपकी हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि आप जीरो पे नहीं गए हो, आपको वो सारी चीजें पता है, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन है, वो डेटा है आपके पास। समझ रहे हो आप? तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है, स्पेसिफिकली मसल्स जो हैं, वो सैटेलाइट सेल्स डेवलप करते हैं, जिनके पास वो इन्फॉर्मेशन है कि कैसा मूवमेंट होता है, कैसे मूवमेंट होता है, कैसे ये सारी चीजों को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसलिए अगर आप मान लो आपने ट्रेनिंग, आज आप बहुत अच्छे मस्कुलर हो, आपने 3 साल की ट्रेनिंग करी, आप मस्कुलर हो गए, आपने, आपकी फिजिक बड़ी अच्छी है, आपकी स्पीड अच्छी है, आपकी रिएक्शन एबिलिटी अच्छी है। मान लो 3 साल 4 साल आपने छोड़ दिया, है ना, ट्रेनिंग किसी रीजन की वजह से। तो जब आप वापस बैक आओगे ना, रिटर्न बैक, मान लो आप बहुत मस्कुलर थे 3 साल पहले, बट अभी ट्रेनिंग वगैरह छोड़ दी, डाइट वगैरह खराब हो गया, तो आप काफी हैवी हो गए, है ना। और जब आप वापस आओगे ना, तो आप उसी पोजीशन पे जाने के लिए अब आपको 3 से 4 साल फिर से नहीं लगेंगे। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ? कि आप जीरो पे नहीं आए हो, भले ही आपने ट्रेनिंग छोड़ दी है। ठीक है ना, क्योंकि वो मसल मेमोरी, वो सैटेलाइट सेल्स डेवलप है, वो डिसअपेयर नहीं होते कभी भी। तो जब आप वापस ट्रेनिंग करना शुरू करोगे ना, आपकी बॉडी रिवर्ट करेगी, उसे बहुत जल्दी लर्न कर लेगी, रीलर्न कर लेगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी वो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, और आपको उस लेवल पे फिर से वापस बहुत जल्दी आ सकते हो, एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में अगर हम बात। क्लियर हो गया? इसलिए हम स्केलेटल मसल्स को ना थोड़ा स्पेशलाइज्ड मानते हैं। ओके। उसके बाद आती है आपकी स्मूथ मसल्स।
स्मूथ मसल्स होती हैं आपकी छोटी मसल्स होती हैं ये, और ये आपकी बॉडी में इनवॉलेंट्री फंक्शन करती हैं। जैसे आपका जो स्केलेटल मसल था ना, वो वॉलेंट्री एक्शन कर रहा था ना, जो हम चाह रहे थे उस तरीके से मूवमेंट हो रही थी, मैं चाह रहा था ये हाथ ऊपर करना, ये वाला करना, तो मैं कर पा रहा था विलिंगली। स्मूथ मसल होती है इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसमें आ जाती है जैसे कि आपके इंटरकॉस्टल मसल्स की बात कर लो, ठीक है, या आपकी बात कर लो पैरासिलिस मूवमेंट में जो यूज होती है मसल, उसकी बात कर लो, या डिटोरसर मसल की बात करो। भाई आप इनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते। आप क्या डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो क्या? आप वो जीआई ट्रैक के अंदर आपका जो फूड का मूवमेंट है उसको कंट्रोल कर सकते हो क्या? अरे अभी रुक जाओ, अभी खाना पेट में मत जाओ, यहीं पे होल्ड हो जाओ ऊपर ही फूड पाइप में, फिर जब मेरा मन करेगा तब मैं नीचे फूड को डाल दूंगा, मतलब स्टोमक में डाल दूंगा। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं हो सकता ना। वो कंटिन्यूअसली अपना काम करता रहेगा। वो आपने एक बार स्वेलो कर लिया, उसके बाद आपकी जो स्मूथ मसल्स हैं वो फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बनाते रहेंगे, जिससे वो आपके पूरे जीआई ट्रैक में मूव करता रहेगा। समझ रहे हो? तो वो जो जीआई ट्रैक्ट का मूवमेंट है ना, वो किसकी वजह से? वो स्मूथ मसल्स की वजह से, क्योंकि स्मूथ मसल्स वहां पे इक्वल फोर्स जनरेट कर रही है और नीचे से रिलैक्स करिए, ताकि आपका जो फूड है वो आगे की तरफ मूव करता रहे, करता रहे, करता रहे। ठीक है। ऐसे ही जो आपके एलिमिनेटर मसल्स होते हैं, जो एलिमिनेट करने का काम करते हैं फूड को, वो भी आपने देखा होगा। ठीक है, काम करते हैं। ऐसे ही आपके ऑर्बिकुलर ऑरिस मसल है, रेक्टस इंफीरियर मसल है जो आईज के अराउंड है। ठीक है ना? ये मसल आपकी स्मूथ मसल्स है। ये आपके इनवॉलेंट्री, मतलब आपके कंट्रोल में नहीं होती, आप अपने अकॉर्डिंगली नहीं, कॉन्टिन्यूसली काम करती हैं अपना। ठीक है। तो ये हुई आपकी स्मूथ मसल। इसके बाद आती है आपकी कार्डियक मसल। कार्डियक मसल कहाँ पे है? आपके हार्ट के अराउंड। मान लो ये आपका हार्ट है, इसके अराउंड ये मसल है। ठीक है। अब ये इसकी लेयर्स हैं। सबसे एंड वाला है पेरिकार्डियम, उसके बाद आता है आपका, उसके अंदर वाला जो लेयर है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम मसल, और सबसे अंदर वाला जो है उसको हम बोल देते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये जो आपके मसल्स हैं हार्ट के बाहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं भैया, हमारे कंट्रोल में नहीं है ये। हम ऐसा नहीं कर सकते कि भैया अभी थोड़ी देर के लिए हार्ट रुक जाओ, फिर 3-4 दिन बाद फिर चल जाना। पॉसिबल नहीं है ना। ये कंट्रोल, ये आपकी बॉडी खुद कंट्रोल करती है। इसको कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन, मेड्यूला पार्ट, मेड्यूला ऑब्लांगाटा। हाँ, इसको आप तब कंट्रोल कर सकते हो जब आपका ब्रेन खुला हुआ हो। ब्रेन खुला हुआ हो मतलब आपकी मतलब किसी का ब्रेन, मान लो किसी पे जो टेस्टिंग होती है ना, वो ज्यादातर इन्हीं चीजों पे होती है। जो कैडावर्स पे स्टडी होती है, या जो स्टडी होती है वो ह्यूमन पे जब स्टडी करी जाती है, तो उनके ब्रेन को, उनके पैरेटल एरिया को, पूरा ओवरऑल बेसिकली उनके स्कल को रिमूव कर दिया जाता है। फिर उनके मेडुला पार्ट में छेड़खानी करी जाती है, उनके मेडुला पार्ट से छेड़खानी करी जाती है, जिससे पता लगता है कि हमारे मेडुला, हमारा ब्रेन वाले पार्ट को अगर आप उसमें कुछ ऑल्टरेशन करोगे तो आपके बॉडी में वो चीजें चेंजेस आ रहे होते हैं। ठीक है ना? तो ये पार्ट कंट्रोल ब्रेन से ही होता है डायरेक्टली। आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते, कॉन्टिन्यूसली करता रहेगा, बट मसल्स को कंट्रोल कर सकते हो। मसल्स आपके वॉलेंटरी कंट्रोल के अंदर है। स्केलेटल मसल्स, स्मूथ एंड कार्डियक मसल आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको विलिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते आप। वो अपने आप एग्जीक्यूट करते रहते हैं अपना काम। ठीक है। चलो, ये हो गया बेसिक सा इंट्रोडक्शन मसल्स का। अब बात करते हैं मसल्स की। सबसे पहले आता है आपका डेल्टॉइड, जिसको हम शोल्डर मसल कह रहे हैं। अब ये जो शोल्डर मसल है, इसमें सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा जो नाम है इसका वो तो है डेल्टॉइड। इसकी शेप को हम बोलते हैं मल्टीपनेट शेप। ठीक है, मल्टीपनेट शेप। मल्टीपनेट शेप का मतलब क्या है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शनल शेप्स इसकी होती हैं। ठीक है, आपका एंटीरियर पोर्शन, लैटरल पोर्शन एंड ऑसिपिटल पोर्शन, यानी बाहर वाला पोर्शन। तीन शेप का मसल है ना ये। यहाँ पे आपके एंटीरियर डेल्ट है, पोस्टीरियर डेल्ट है एंड लैटरल डेल्ट है। ठीक है।
तो डेल्टॉइड का जो ओरिजिन एंड इंसर्शन पार्ट होता है वो वेरी करता है काफी ज्यादा। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको। इसका वैसे ओरिजिन पॉइंट होता है आपके कोराकोइड से मीडियल एस्पेक्ट का। ठीक है, सेकेंड। हाँ, यहाँ से आपको दिखेगा। तो देखो एंटीरियर डेल्ट जो है वो उसका ओरिजिन कहाँ से है, आपके क्लेविकल रीजन से है, और इंसर्शन उसका है ह्यूमरस पे। और आपके मीडियल डेल्टोइड का कहाँ से है, लैट आपके कोराकोइड एरिया से ओरिजिन है और इंसर्शन है ह्यूमरस पे। और पोस्टीरियर डेल्टोइड का कहाँ से है, रियर वाले एरिया से है, और इंसर्शन है उसका ह्यूमरस पर। ओके, तो ये इसके क्या है, ओरिजिन इंसर्शन पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर डेल्ट और आपका मीडियल डेल्ट। इसकी मूवमेंट भी अलग है। अगर हमें एंटीरियर डेल्ट को ट्रेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शोल्डर का फ्लेक्शन मूवमेंट। क्या करना पड़ेगा, शोल्डर का फ्लेक्शन। अगर हमें मीडियल डेल्ट को ट्रेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, शोल्डर का एबडक्शन। ठीक है, एबडक्शन मतलब ये वाला मूवमेंट। ठीक है, और अगर हमें पोस्टीरियर डेल्ट को ट्रेन करना है तो इसका करना पड़ेगा एक्सटेंशन मूवमेंट। ठीक है ना, तो ये तीन मूवमेंट्स के साथ हम अपने शोल्डर्स को 3D ट्रेन कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्शन, एबडक्शन, ठीक है, और एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखने हैं। इसको ये आपके बेसिक्स हैं वेट ट्रेनिंग के। अब इसमें आता है, एक तो आपको ये समझना रहेगा कि आपका लाइन ऑफ अलाइनमेंट क्या है। लाइन ऑफ अलाइनमेंट क्या है, अब ये लाइन ऑफ अलाइनमेंट क्या है, आपके मसल्स का। मतलब आपके मसल्स किस लाइन पे ट्रेवल कर रही हैं, उसका शेप किस तरफ को जा रहा है, उसके फाइबर्स किस तरफ को रन कर रही हैं, ये एक जानना जरूरी है। दूसरा आपको जानना पड़ेगा लाइन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, मतलब आपका जो वेट है या जो ऑब्जेक्ट है वो किस लाइन में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे कि मान लो ये आप कर रहे हो उसके साथ काम, मशीन रोइंग का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मशीन रोइंग करते हैं ना, सिटेड मशीन रोइंग। ऐसे यहाँ पे बैठता है बंदा, ये मान लो बैठा हुआ है नीचे की तरफ को, और यहाँ से इसके हाथ आगे जा रहे हैं और यहाँ से पुली को खींचता है, इसके हाथ में रॉड होता है, इस तरीके से रोइंग। रोइंग, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन क्या है, देखो रेजिस्टेंस का लाइन क्या है, जो वायर आ रही है वो किस तरफ से आ रही है, हॉरिजॉन्टली लाई कर रही है ना, हॉरिजॉन्टली आ रही है लाइन। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या बना, हॉरिजॉन्टल बना। मतलब आपको हॉरिजॉन्टली अपनी तरफ पुल करना है। बट मान लो अगर हम ये ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे होते, ऑब्जेक्ट माने डंबल्स या बारबेल्स, तो क्या मैं इस लाइन पे ट्रेनिंग कर सकता था क्या, मतलब डंबल्स के साथ मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ बैक के लिए, या बारबेल के साथ कर रहा हूँ ऐसे हॉरिजॉन्टली, मतलब इस लाइन पे ट्रेवल कर रहा है आपका बार। पॉसिबल था ये, पॉसिबल तो था, बट आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता ना उतना अच्छा। आप वहां पे अपने बैक को ट्रेन करने के बजाय टेक्निकली अपने शोल्डर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं, है ना। तो ये जानना जरूरी है कि लाइन ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, जिस जगह पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है उसका लाइन कहाँ पे बन रहा है। तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये वेट है मेरे पास, ठीक है, ये वेट ने कहाँ जाना है, नीचे, है ना, ग्रेविटेशनल पुल है। या फिर सिंपली कह लो कि जो आपकी लोअर मास की चीज है वो बड़े मास की तरफ, ज्यादा बड़े एरिया की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, या सिंपली ग्रेविटेशनल पुल है। तो ये अगर मैं छोड़ दूंगा इसको, ये वर्टिकली ट्रेवल करेगा, सीधा ऐसे नीचे जाएगा। वेट है ना, क्योंकि इसमें अगर वेट ना होता तो शायद कोई और जो एक्टिंग फोर्स है वो इसे अपनी तरफ ले जाती, है ना। एयर जो है वो भी एक रेजिस्टेंस है, तो वो शायद इसे अपनी तरफ को ले जाती। अगर वेट ना होता, हल्का होता, तो आगे की तरफ को ले जाती, जहां को एयर होता वहां को ले जाती। बट क्योंकि इसमें वेट है, मास है, तो ये ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, सीधा नीचे जाएगा वर्टिकली। अब ये वर्टिकल जा रहा है, और अगर मुझे अपने मसल को ट्रेन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लाइन ऑफ रेजिस्टेंस के ऑपोजिट हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। मतलब ये इस लाइन में जाना चाहता, मैं इसको ऊपर भेजूंगा। समझ रहे हो, डंबल मानो ये है,
ये इधर आना चाहता है, मैं फोर्स कहाँ लगाऊंगा, जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल सीधी ऊपर। तभी मैं अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगा, तभी मैं इस लोड को एक्सपीरियंस कर पाऊंगा, राइट। तो ये चीज याद रखना है कि जो बारबेल के साथ हमारा लाइन ऑफ रेजिस्टेंस बनता है वो हमेशा वर्टिकल बनता है, तो इसके लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करनी है। चलो इसका वही आंसर दे देता हूं। तो अगर हमें डंबल के साथ ट्रेनिंग करनी होती, तो क्या मैं ऐसे सीधे बैठ के ट्रेनिंग कर सकता था बैक की, क्या डंबल्स के साथ या बार के साथ कर सकता था? जैसे अभी मैं बैठा हूं ऐसे कर सकता था? नहीं कर सकता था। तो फिर मुझे क्या करना पड़ता उसके लिए, मुझे क्या करना पड़ता उसके लिए, मुझे थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ते। किस में चेंजेस करने पड़ते हैं? अपनी मूवमेंट में। अपनी मूवमेंट में चेंजेस करने पड़ते ना। क्या करता फिर मैं? सीधा नहीं होता, मैं अपनी बॉडी को कर लेता बेंड, ठीक है, जिससे क्या होता, फिर जाके मैं मूवमेंट करता, फिर लाइन ऑफ रेजिस्टेंस सेम हो गया है। फिर लाइन का जो रेजिस्टेंस है वो सेम हो गया है। अब डंबल्स मेरा नीचे जाना चाहता है, मैं उसको उसके ऑपोजिट, समझ रहे हो? वेट यहां जाना चाह रहा है, मैं इसके बिल्कुल ऑपोजिटली उसको ऊपर डाल रहा हूँ। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया, और ये आपकी एक्सरसाइज होगी करेक्ट। समझ गए? तो वेट ट्रेनिंग के ये सिंपल बेसिक रूल्स हैं। इस अगर ये पता लग गए तो आप हर एक्सरसाइज को अपने हिसाब से बेस्ट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और फॉल्ट के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि फिर आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो ट्रेनिंग करते समय बहुत सारी गलतियां करते हैं, फिर वो गलतियां आप नहीं होने दोगे, ठीक है। लाइन ऑफ रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? क्योंकि डंबल्स और बारबेल के साथ तो यही कॉन्सेप्ट जो है चलेगा आपका। बट जब आपकी पुलीज आ जाएंगी एक्शन के अंदर, तो वहां पे वेरी कर सकता है ये, क्योंकि पुलिस को आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। बात समझ में आ गई? आप पुलिस को बिल्कुल हाई पे भी लगा सकते हो, यहाँ पे लगा लोगे तो नीचे को मूवमेंट कर सकते हो, क्योंकि लाइन ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे एक्ट कर रहा है। फिर अगर आप नीचे बिल्कुल सेट कर दोगे तो आप ऊपर की तरफ को मूवमेंट कर सकते हो। ओके। फॉसी डेल्ट पे इंजरी हुई है तो फिर पहले इसको कैसे रिकवर करोगे? पहले मूवमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा कि कितनी मूवमेंट हो रही है। और दूसरी बात, आपको इंजरी का पता लगाना पड़ेगा कि इंजरी का सबसे बड़ा मतलब कौन सा एरिया अफेक्टेड है वहां पे। डेल्टॉइड ही अफेक्टेड है, या कोई आर्टिकुलेटिंग टेंडन अफेक्टेड है, या वहां पे कोई आसपास का लिगामेंट अफेक्टेड है, या वहां पे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लामेशन हुई है, ये जानना जरूरी है। अब ये जानना पड़ेगा आपकी मूवमेंट, आपकी इंजरी हुई कैसे थी और आपकी कितनी मूवमेंट हो रही है, मूवमेंट एग्जिस्ट कितनी कर रही है उससे। अब ये उससे पता लगेगा। और तीसरी बात यहाँ पे आप जो आप करवा सकते हो वो है एमआरआई। एमआरआई करवाओगे तो आपको वहाँ पे क्लियर पिक्चर दिख जाएगी, दिख जाएगा कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आई है। वो आपकी मसल में है, टेंडन में है, कहाँ पे इन्फ्लेमेशन है वो पता लग जाएगा, जिसकी मदद से फिर आप क्या कर पाओगे, उसकी हीलिंग को आगे एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है। तो पहले मूवमेंट को देख लो एक बार। मूव यार, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि आपका वो ठीक रिकवरी कितनी होगी? रिकवरी जो होगी वो टोटली डिपेंड करता है आपकी इंजरी के ऊपर। रिकवर हो जाएगा, ठीक है, बट वो रिकवरी पे डिपेंड करता है, और आप किस हिसाब से इन सारी चीजों को लेके चलते हो, रिहैबिलिटेशन को लेके चलते हो, उस पर डिपेंड करता है। अब मुझे ये बताओ कि आपकी मूवमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है, जीरो मूवमेंट हो गई है क्या, या आपकी मूवमेंट हो रही है बट उसमें पेन हो रहा है, या ऐसा है कि कुछ मूवमेंट ही रिस्ट्रिक्ट हो गई है, उससे ऊपर आगे मूवमेंट जा ही नहीं रहा है। ये कंडीशंस होती है ना, उन कंडीशंस के हिसाब से देखना पड़ता है। जैसे मान लो मैं मूवमेंट कर रहा हूँ,
यहाँ तक मेरी मूवमेंट जा रही है, इसके बाद बहुत पेन हो रहा है, या मेरी मूवमेंट पूरी हो रही है थ्रू आउट द, ठीक है, ऐसे करके मूवमेंट पूरी हो रही है बट दर्द हो रहा है पूरी मूवमेंट के अंदर, ठीक है ना, ये कंडीशंस हो सकती हैं। अब ऐसा अगर है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो मैं आपको बोलूं, आपने क्या बोला, शेप में फर्क फिकर है, क्या बोल रहे हो? अच्छा, पेन नहीं है, शेप में डिफरेंस आ गया है, ये कह रहे हो? हाँ, तो शेप में डिफरेंस तो भैया इसलिए आया है क्योंकि आपने उधर की मूवमेंट कम कर दी होगी ना जब इंजरी हुई होगी, है ना। जब आपकी इंजरी हुई है उसके बाद आपने वहां की एक्सरसाइजेस बंद कर दी होंगी या कम कर दी होंगी, तो वो शेप में डिफरेंस आएगा ही, उसी को हम बोलते हैं हाइपोट्रॉफी इफेक्ट। हाइपो, ठीक है, हाइपर नहीं है ये, हाइपोट्रॉफी इफेक्ट है ये, इसको हाइपर मत समझना, ठीक है। हाइपर होता है गेन करना, ये होता है डिक्रीज करना। तो जब आप मूवमेंट नहीं कर रहे थे तो आपका मसल साइज कम हो गया वहां पे, ठीक है, क्योंकि मसल्स जो होती है वो इंडिविजुअली बेटर होती हैं। अगर मैं बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ तो उसमें मेरे क्वाड्रिसेप नहीं ग्रो होते ना, जब मैं क्वाड्रिसेप कर रहा हूँ तो बाइसेप ग्रो नहीं होता। तो एज इट इज, अगर आपके वहां पे इंजरी थी, आपने उस एरिया की मूवमेंट को कम कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, जो कि एक सही तरीका है, सही किया आपने बिल्कुल। आपने मूवमेंट नहीं की वहां पे, क्योंकि अगर आप और ज्यादा मूवमेंट करते तो आपकी प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती। बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं, और वो फिर अपनी तरफ की अपने ही समझदारी से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। देखा आपने, किसी को इंजरी हुई तो दो लोग और आ जाते, कहते कहते मूवमेंट कर, ठीक हो जाएगा, ये जितना मूवमेंट करेगा उतना सही हो जाएगा। आपने काफी बार देखा होगा, किसी की इंजरी होगी मान लो एंकल पे, ठीक है, एंकल पे पेन हुआ तो दो तीन लोग आके उसके पाँव और ज्यादा घुमाने लग जाते हैं ऐसे, कि अरे जितना मूवमेंट होगा उतना ठीक होगा, नहीं, आपको वहां पे इमिडिएटली स्टॉप करना होता है, जैसे आपने कहा, ठीक है ना। तो आपको ठीक किया आपने काम, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको वापस से रीगेन कर लोगे। बट अगर इंजरी बेकार हो गई, मतलब इंजरी अगर और ज्यादा वोर्स हो गई ना, और ज्यादा खराब हो गई, तो फिर रिकवरी बहुत ज्यादा टाइम लगाएगा। और पता भी नहीं कि अगर आप ओवर यूज इंजरी क्रिएट कर दो, फिर वो आगे कितना टाइम लगाए ठीक होने को। ओवर यूज इंजरी होती है कि भाई इंजरी हो गई, फिर भी हम ओवर यूज कर रहे हैं, फिर भी काम कर रहे हैं वहां पे। मानो मेरे यहाँ पे फ्रैक्चर है, फिर भी मैं हल्का फुल्का मूवमेंट ट्राई कर रहा हूँ और मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मतलब जो अफेक्टेड पार्ट है वो और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगा, राइट। तो इसलिए ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है वो तभी प्रॉपर काम करते हैं। गोल्डन रूल ही है कि आपको जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, जो आपने सही किया। तो अब इसका एक्यूरेट, अभी देखो कंडीशन बहुत सारी हो सकती है, मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो कोई देख के नहीं बता सकता, और जो भी देख के बता रहा है वो बेवकूफ है एक नंबर का। प्रॉब्लम कब आइडेंटिफाई होती है, जब आप उसका कॉज फाइंड करते हो, और जब आप ये जानते हो कि प्रॉब्लम है क्या। वो कैसे पता लगेगी, जब आप एमआरआई कराओगे। एमआरआई में आपको पता लग जाएगा कि यार आपके टेंडन इन्फ्लामेट हुआ है, आपका लिगामेंट इंजरी हुआ है, या फिर नॉर्मल इन्फ्लामेशन बनी हुई है जॉइंट में, या मसल आपका वहां पे टीयर हो चुका है, तो वो तब पता लगेगा। एमआरआई कराओ सिंपली। अगर पेन हो रहा है तो, पेन मैनेजमेंट हो चुकी है, एमआरआई कराने का कोई मतलब नहीं है, हीलिंग हो चुकी है कंप्लीटली, आप ट्रेनिंग करना शुरू करो। ट्रेनिंग करने के लिए आपके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, देखिए स्टेप्स होते हैं रिहैबिलिटेशन के, जैसे बोलते हैं अर्ली स्ट्रेंथनिंग स्टेज, एक्टिवेशनल एक्सरसाइजेस, ठीक है ना। अब मूवमेंट करना शुरू करो, स्टार्टिंग में जो मूवमेंट होगी आपकी वो विदाउट वेट होगी, विदाउट रेजिस्टेंस होगी। फिर आप धीरे 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 क्या करोगे, रेजिस्टेंस ऐड करोगे, एंड देन आपकी एक्सरसाइजेस जो शुरू होने वाली हैं, एक्टिवेशनल एक्सरसाइजेस के बाद ये सारा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। और हाइपोट्रोफी में सार्कोप्लाज्मिक मायोफिब्रिलर, थर्ड वन का नाम क्या था, इंड्योरेंस के लिए था, जो इन उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट हाइपोट्रोफी, ट्रांजिएंट हाइपोट्रोफी। चलो अभी आगे चलते हैं। हमने बात करी डेल्टॉइड की। डेल्टॉइड क्या है, आपका एक मल्टीपिनेट मसल है जिसकी डिफरेंट शेप्स हैं, और ये तभी सही तरीके से बेटर हो सकता है। मैंने बताया कि मसल आपके इंडिविजुअली ट्रेन होती है, क्योंकि इसका एक ओरिजिन एंड इंसर्शन पॉइंट है, मतलब एक जगह से ओरिजिनेट कर रही है और एक जगह पे जाके इंसर्ट कर रही है। ये फैट की तरह नहीं कि आपने एक्सेस कैलोरीज ली, आपको नहीं पता कि बॉडी कहाँ पे इसको स्टोर करने वाली है, वो आपके इंडिविजुअली, वो आपका बायोलॉजिकली डिसाइड होता है। किसी की बॉडी का चेस्ट फैट भी है, किसी की बॉडी का एब्डोमिनल एरियाज में काफी फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। वो फैट का है क्योंकि वहां पे जो प्रोसेस ऑफ हाइपरप्लेशिया पॉसिबिलिटीज होती हैं आपके फैट सेल्स के साथ, मतलब फैट सेल्स भी नंबर्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना।
बट मसल्स का ऐसा नहीं है, मसल्स में हाइपरप्लेशिया पॉसिबल नहीं होता, यानी कि मसल सेल्स के नंबर नहीं बढ़ते हैं। मसल्स में आप हाइपरट्रॉफी कॉज कर सकते हो, और आप तभी कर पाओगे जब आप इंडिविजुअली मसल को ट्रेन कर रहे हो। इट मीन्स कि अगर आप शोल्डर को इफेक्टिवली बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, तो आपका ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटीज है कि आपका एक पार्ट वीक रह गया, एक पार्ट स्ट्रांग रह गया, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल, और वो नहीं चाहते हम। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज करी, एक जगह पे आप ज्यादा फोर्स लोड ले सकते हो, एक जगह पे कम लोड ले सकते हो, इंजरी के चांसेस बढ़ गए, 200% इंजरी के चांसेस हो गए। समझ रहे हो, जो इंजरीज होती हैं वो हमारी वजह से होती हैं काफी बार, क्योंकि हमारा जो एफर्ट ऑफ एक्सरसाइज होता है या जो बिल्डिंग हमारी होती है वो हम गलत तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो हमारे घर बना हुआ है, घर की नींव हमने रखी हुई है, आगे से पिलर्स दो सेट किए हुए हैं, पर पिछले वाली तरफ को ना हमने क्या किया है, पिलर सेट नहीं किए, या वहां पे हमने जो आयरन है उसका यूज नहीं किया प्रॉपर तरीके से, तो क्या हुआ, आगे से तो स्ट्रेंथ है मकान में, पीछे से स्ट्रेंथ नहीं है। तो इंजरीज जो होंगी वो मैक्सिमम आपके इस तरफ को बायस्ड होंगी, क्योंकि भैया अगर कुछ ऐसा कंडीशन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो बाहर से पीछे से जो मकान है वो कमजोर है। एज इट इज, अगर आप किसी एक पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, शोल्डर के एक मूवमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, उसकी लोड लेने की कैपेसिटी को एनहांस एनहांस कर देते हो, तो इंजरी आपके वीक पार्ट में होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो, इसीलिए हमारा प्रिंसिपल आता है वेट ट्रेनिंग का, जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब भैया जिस हर मसल को बराबर इंपॉर्टेंस दो, अगर बराबर इंपॉर्टेंस नहीं दोगे तो काम खराब हो जाएगा। बात समझ में आ गई, क्योंकि उसकी वेट बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, एक की नहीं है। तो जब आप कोई भी ऐसी मूवमेंट कर रहे होंगे जो जिसके अंदर आपका मतलब जो भी हैवी मूवमेंट होंगी, तो आपका जो वीक पार्ट है वो कॉम्प्रोमाइज करेगा और काम खत्म, मतलब इंजरी के चांसेस बढ़ गए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस जो है वो हर मसल ग्रुप को देनी जरूरी है अगर वेट ट्रेनिंग करनी है अच्छे से। ओके, अब एंटी डेड के लिए कुछ एक्सरसाइज बता दो, कौन सी कर सकते हैं बताओ। अब आपके लिए क्वेश्चन है। चलो फ्रंट रेज और बताओ। प्रेसेस, चलो ठीक है। अब बताओ कोई भी एक्सरसाइज को अगर हम जानना चाहते हैं मूवमेंट को, उसकी बायोमैकेनिकल एनालिसिस अगर हमें करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा। कोई भी चलो मान लेते हैं कोई एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, ओवरहेड प्रेस को ही समझ लेते हैं। ओवरहेड प्रेसेस को कैसे करना है, उसका राइट फॉर्म क्या होता है, उस सारी चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर वन साइड ऑफ मसल वीक है, जिसको हम बोलते हैं मसल इम्बेलेंस, वो जनरली हर किसी के उस बॉडी में लाई करता है। ठीक है, बट वो वेरी करता है, किसी का बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, किसी का कम कंपेरेटिवली कम होता है। इसको स्ट्रक्चरल एसिमेट्री भी कहा जाता है। जो स्ट्रक्चरल एसिमेट्री है, वैसे तो बॉडी में वो लाई करती ही करती है, क्योंकि हमारा एक साइड ऑफ पार्ट हमेशा स्ट्रांग है, डोमिनेंट है। ठीक है ना, क्योंकि जो न्यूरल इफेक्ट है या जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें भी हमारा एक पार्ट जो है, क्योंकि दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है ना, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर ब्रेन में, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे एक ही जगह पे आपका न्यूरल फायरिंग रेट जो है वो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है ना, तो अब बात यहाँ पे आई कि मसल इम्बेलेंस थोड़ा बहुत तो नेचुरल होता है, इसको ए स्ट्रक्चरल एसिमेट्री भी कह दिया जाता है। बट अगर ये बहुत ज्यादा है तो वो प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल एसिमेट्रिक कंडीशन। मतलब आपकी बॉडी एक पार्ट से दूसरे पार्ट, मतलब राइट और लेफ्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब ये एसिमेट्रिक कंडीशन अगर बाय बर्थ है, मतलब मान लो मेरा फीमर, मान लो मेरी जो बोन्स है वो लेफ्ट वाले के कंपेरेटिवली बहुत छोटी हैं, या उतना मतलब कंपैरिजन में डिफरेंस है, तो आपकी मसल स्ट्रेंथ में भी डिफरेंस होगा, और इम्बैलेंसेस थ्रू आउट द मूवमेंट बनी रहेंगी आपकी, उसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता फिर। अगर स्ट्रक्चरल एसिमेट्री है, मतलब बोन्स में ही डिफरेंस है, मतलब मेरा एक लिम्ब थोड़ा सा बड़ा है 2-3 इंच, 1 इंच डिफरेंस क्रिएट होगा।
क्योंकि एक्सरसाइज में जब हम करते हैं तो हमारा जो मूवमेंट आर्म है वो एक ज्यादा है एक कम है। अगर मेरा मूवमेंट आर्म एक ज्यादा है और एक कम है तो डिफरेंस बनेगा कि नहीं बनेगा हर मूवमेंट के अंदर। चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एक बंदा है, ठीक है। इसका एक पाँव जो है दूसरे पाँव के कंपैरिजन में बड़ा है। अब मान लो मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, क्या मेरा पैल्विक लैटरल शिफ्ट नहीं कर जाएगा? एक साइड को पैल्विक टिल्ट नहीं हो जाएगा मेरा? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आर्म कम है, यहाँ पे मूवमेंट आर्म ज्यादा है। एक साइड को होगा स्क्वाट्स, है ना। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल एसिमेट्रिक कंडीशन। बहुत हार्मफुल, बहुत खतरनाक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता लगता है। फिर डिफरेंस बहुत माइनर होता है, ये नहीं पता लगता है बहुत सारे लोगों को। इसकी जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडी, जिसमें हमारे लिम्स की साइज और इन सारे साइज को जाना जाता है ना। अब हर किसी को नहीं होती, रेयर केस में ऐसा होता है। अब ये मत समझना आपको ऐसा है, जो आपको होगा वो मसल इम्बेलेंस होगा, ये स्ट्रक्चरल एसिमेट्रिक कंडीशन है। काफी सारे लोग इसको रिलेट कर लेते हैं, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं ये। समझ रहे हो? तो ये वाली जो कंडीशन है ना, इसमें फिर हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ऑर्थोटिक्स का। ऑर्थोटिक्स, ये ऑर्थोटिक्स क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो असेंबल किए जाते हैं आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली। आपके शरीर के अकॉर्डिंगली ये डिवाइस असेंबल किए जाते हैं। पहले एंथ्रोपोमेट्रिक स्टडीज होंगी, देखा जाएगा कि भाई आपके लिम्स में कितना डिफरेंस है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए कोई डिवाइस बनाया जाएगा। जैसे मान लो मेरी हाइट, मेरा एक पाँव दूसरे पाँव से डिफरेंस है थोड़ा बहुत, उसमें 5.5 इंचेस का। तो अब मेरे लिए शूज ऐसे बना दिए जाएंगे जो कि 0.5 इंचेस वो इस तरफ से राइट वाला शू मेरा बड़ा बना दिया जाएगा। जैसे मान लो राइट वाली फीट मेरे डिफरेंस आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोटिक डिवाइसेस, जो हमारे अकॉर्डिंग असेंबल होते हैं। ठीक है, यही सिर्फ हेल्प कर सकते हैं आपको, क्योंकि आपकी स्ट्रक्चरल एसिमेट्रिक ठीक नहीं होने वाली है। एक बोन अगर थोड़ी सी लंबी है दूसरे बोन से, तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको आप नहीं कर सकते कुछ। ठीक है, उसके लिए कोई वो नहीं होता। हाँ, उसकी सर्जरीज प्लान की जा सकती हैं, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं और उसके सक्सेस रेट भी कम होती है। ठीक है, जिनको बॉन सर्जरीज कहते हैं, उसमें आपकी जो हड्डी है उसको काट के फिर जाके उसको काफी समय तक उसका एक बोन कट करके फिर उसमें आपको काफी समय तक उसको एक दूसरे से अलग रखा जाता है। फिर जो आपका एपिफिसिस वाले जो एरियाज होते हैं वहां पे इंजेक्शंस और बाकी चीजें न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, ताकि जो आपका एपिफिसिस वाला एरिया यानी ग्रोथ प्लेट्स होती हैं आपकी, वो डेवलप हो बोथ साइड से, जिससे आपकी जो ग्रोथ है वो पॉसिबल हो सकती है। इसको ग्रोथ सर्जरीज भी कहा जाता है। ठीक है ना, ऐसा पॉसिबल होता है, बट उसमें बहुत एक्सपेंसिव है वो, और उसकी सक्सेस रेट भी कम है। और टाइम भी काफी लगता है उसको, 2 ढाई साल 3 साल लग जाता है पूरे सर्जरी को होने में। ठीक है, तो वो है वो पर उसके बारे में नहीं। अभी ऑर्थोटिक्स डिवाइसेस जो है वो बेस्ट हैं, तो यही ऑप्शन में आता है। दूसरा, अगर सिर्फ मसल इम्बैलेंस है ना, अगर सिर्फ मसल इम्बैलेंस है तो भैया फिर आपको यूनिलैटरल ट्रेनिंग करनी होगी। यूनिलैटरल ट्रेनिंग, ठीक है, याद रखना, एक तरफ वाली ट्रेनिंग। तो मान लो मेरा शोल्डर ये वाला तगड़ा है, ये वाला कम है, तो मेरे को यूनिलैटरल मतलब जो वीक वाला साइड है उससे पहले ट्रेन करना है। 1 2 3 4, ये वीक वाला पार्ट है। मान लो मैंने सिर्फ 12 रेपिटेशन निकाल लिया वेट के साथ। अब अगर मैं राइट वाले से भी जा करके ये 20 निकाल सकता हूँ, अगर 20 निकाल दूंगा या 25 निकाल दूंगा तो काम खराब फिर हो गया यहाँ पे। आपको इस जगह की मूवमेंट को उतना ही रखना है जितना आपने फर्स्ट वाले से किया। ठीक है, तभी आप उसे काउंटर कर पाओगे। क्लियर हो गया? इसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस। तो आपके लिए बोथ हैंड एक्सरसाइज अच्छी नहीं है, यूनिलैटरल एक्सरसाइज आपके लिए वरदान है, वही बेस्ट है आपके लिए। तो जितने भी कर रहे हो मूवमेंट वो आपकी यूनिलैटरल मूवमेंट्स होनी चाहिए, यूनिलैटरल एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, तो ही आप इसको काउंटर कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप बायलैटरल मूवमेंट्स करोगे ना दोनों हाथों से या दोनों साइड से, तो फिर आपका नहीं होगा ग्रोथ। मतलब बेसिकली आपका जो डोमिनेंट पार्ट है वो हमेशा डोमिनेंट ही रहेगा, क्योंकि वो ज्यादा फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जब आप यूनिलैटरल मूवमेंट कर रहे हो। लाइक मान लो लेग प्रेस कर रहे हो, तो आपका जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है वो ज्यादा फोकस्ड है। बट अगर आप सिंगल लेग प्रेस करो या सिंगल एक्सटेंशन करो या सिंगल ओवरहेड एक्सटेंशन करो या सिंगल डंबल कर्ल करो, तो ये ज्यादा बेटर एक्सरसाइज होंगी एज कम्पेयर टू बायलैटरल मूवमेंट्स। क्लियर हो गया बात?
तो आपको सिर्फ जो एक्सरसाइज प्लानिंग करनी है उसमें ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज 70 to 80% यूनिलैटरल एक्सरसाइज करनी है, उससे आपका ये ठीक हो जाएगा मसल बैलेंस इम्बैलेंस। एक और ट्रिक बताऊं, एक और ट्रिक है बड़ी जबरदस्त, वो भी सुन लो, जो कि बहुत सारे लोग नहीं बताएंगे आपको। तो टू वीक साइड मसल स्ट्रेंथन तो नहीं तो कर नहीं पड़ती है, पर स्ट्रॉन्ग साइड मसल स्ट्रेच करना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या बोलना चाह रहे हो, मेरे को तो पहले तो समझ ही नहीं आया ये, कि जो वीक साइड है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ता है बट जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको स्ट्रेच करना पड़ता है, ये क्या बात है? स्ट्रेच की बात कहाँ से आ रही है इसमें? ठीक है, ये याद रखना बस जो मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं, अब कोई एक्सरसाइज के बारे में समझते हैं। चलो पहले हम बात कर लेते हैं प्रेसेस की ही। अब प्रेसेस एक्सरसाइज जो है ये काफी अच्छी एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर डेवलपमेंट के लिए, मेनली एंटीरियर डेल्ट्स के लिए। अब इसमें फॉल्ट क्या होता है ना, कि बहुत सारे लोग जो मूवमेंट बनाते हैं वही गलत होती है, मतलब जो उनका बेंच एंगल होता है ना वही खराब होता है। काफी सारे लोग इसको बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री के बेंच एंगल पे ट्रेन करते हैं। तो अगर ऐसे करोगे आप तो काम खराब हो जाएगा। काम खराब क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपकी बॉडी में आपके जो स्पाइन है उसमें नेचुरल कर्व है एक बनी हुई उल्टी एस की तरह। जैसे सीधा एस तो ये हो गया, ये हमारी स्पाइन होती है ऐसे उल्टी एस की तरह। समझ रहे हो? जैसे मान लो बेंच एंगल ये है, इस तरफ को बनाता हूं, मान लो ऐसा बेंच है सीधा बिल्कुल, और मेरी स्पाइन है कुछ इस तरह की, कुछ उल्टे एस की तरह। मैंने ज्यादा बना दिया बट कुछ इस तरीके से ही है। तो अगर ये बिल्कुल सीधे बेंच में मैं एक्सरसाइज करूंगा, जिससे कि क्या होगा, मैं टाइफॉटिक मतलब जो आपका थोरैसिक रीजन है उसको तो मैं ओवर एक्सटेंड कर दूंगा, चलो चलेगा ठीक है। उसके बाद जो मेरा लंबार एरिया है ना उसको मैं एक्सेसिव कर्व दे दूंगा, क्योंकि मुझे इसको काउंटर बैलेंस करना है ना, क्योंकि जो मेरे नेचुरल कर्व बन रही है यहाँ पे, जिसकी वजह से क्या होगा, काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये याद रखना है कि आप ये बेंच एंगल बिल्कुल सीधा 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए आपका? ये इतना होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये हर किसी का कंफर्ट जोन और थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है इसमें। कोई सिमिलर मतलब कोई एक पर्टिकुलर एंगल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हर किसी की स्पाइन में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। नोटिस किया आप लोगों ने? जब तक ये बात हम नहीं जानेंगे तब तक हम एक्सरसाइज साइंस को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर एक एक्यूरेट नंबर बताओ। एक्यूरेट नंबर नहीं एग्जिस्ट करता, क्योंकि हर किसी की स्पाइन में भी डिफरेंस है। आप कोई कोई बंदे देखोगे बिल्कुल ऐसे चलते हैं, कुछ कुछ ऐसे देखते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी देखे होंगे आपने। तो स्पाइनल डिफरेंसेस भी हैं जो कि हमारे बाय बर्थ भी हो सकता है, या हमारे एक्सरसाइज करने से, बचपन से, एक्सीडेंट से, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं हमारी स्पाइन के पूरे के पूरे मूवमेंट उसको देखने के लिए। ठीक है, किसी के लंबार एरिया पे एक्सेसिव कव होता है, किसी के एक्सेसिव कव नहीं है, कोई बिल्कुल न्यूट्रल में है। तो ये है। तो टेक्निकली आपको वहां पे 60 डिग्री के एंगल्स तक जाना पड़ेगा, जो कि एक सही नंबर होगा आपके शोल्डर को करने के लिए। 60 से भी थोड़ा ऊपर। यार सिंपली अगर ये मान लो, एंगल तो डायरेक्टली मैं आपको क्या ही बताऊं, क्योंकि सेम हर किसी का नहीं होता, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है वो। तो ये मतलब मान लो बिल्कुल सीधा है ना 90, तो इससे आपको ये मान लो ऐसे करना है। अभी भी ये कम हो गया, इतना इतना आपको लेके चलना है। ठीक है, जिसमें कि आप बिल्कुल सीधा ना होकर के इतने पे मूवमेंट कर रहे हो। ये आपका बेस्ट मूवमेंट है शोल्डर प्रेस के लिए। बहुत सारे लोग इस पे नहीं करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग मूवमेंट इस एंगल पे करते हैं, ये ना। इस पे क्या होता है, एक्सेसिव स्ट्रेस आता है आपके लंबार एरिया में, क्योंकि एक्स्ट्रा कर्व बना हुआ है आपके लंबार में। तो आप थोड़ा और नीचे चले जाओ यहाँ पे, एंड देन प्रेसेस करो। ठीक है ना, जिससे क्या होता है, आपका जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है आपके डंबल का, क्योंकि जब आप बिल्कुल सीधे करोगे तो अब यहाँ पे जाने आपको पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो लोड मैनेजमेंट सही नहीं होने वाला। बट जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा नीचे ले आओगे तो आप बिल्कुल लाइन बिल्कुल सीधा आप अपने डंबल्स को ऊपर लेके जा सकते हो।
ठीक है, और वो आपका सेफ मूवमेंट भी होगा। सेफ मूवमेंट क्यों होगा? क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को थोड़ा पीछे ले आओगे, मान लो 10 to 15 डिग्री आप पीछे ले आए, ऐसे करके, ऐसे इतना 15 डिग्री का पीछे, 15 डिग्री जब पीछे ले आए आप, तो आपका जो लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है वो भी ठीक बनेगा, और आपके जो एल्बोज है ना वो आपके बॉडी के क्लोज आ जाएंगे। समझ रहे हो, आगे आ जाएंगे। इसको बोलते हैं स्कैपुलर प्लेन। इसको क्या बोला जाता है? स्कैपुलर प्लेन। अगर आप इस प्लेन पे आ गए, तो एक तो आपका शोल्डर सेफ हो गया, कम बिल्कुल कंफर्ट पे आ, मतलब बिल्कुल स्टेबल हो गया जॉइंट आपका। तो इंजरी तो हो ही नहीं सकती, बहुत रेयर का केस है कि शोल्डर में इंजरी होगी। तो फिर और आपकी जो मूवमेंट है वो भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप फुल रेंज मूवमेंट कर पाओगे। अगर सीधे होते तो आपको ऐसे करना पड़ता है, जिसमें एक्सेसिव स्ट्रेस आता है आपके शोल्डर जॉइंट पे, और आपका एक्सटर्नल रोटेशन भी कॉज होता है ना। बट जब आप थोड़ा पीछे हो गए, तो ये आपके जो एल्बोज हैं वो थोड़ा आगे की तरफ को आ गए, और आप बिल्कुल सीधी मूवमेंट कर पा रहे हो, लाइन ऑफ रेजिस्टेंस भी बेटर हो गई, मूवमेंट भी सेफ हो गई, टाइम अंडर टेंशन भी बेटर हो गया। ठीक है, तो याद रखना, 10 to 15 डिग्री नीचे आपका होना चाहिए। क्लियर? क्या साउंड ऑफ हो गया क्या? आपका ऑफ हुआ होगा, वैसे सबका ऑफ हुआ था क्या साउंड? तो आपका हुआ होगा सर। चलो, ये हमें क्लियर हो गया। हाँ, अभी सेकंड ट्रिक मैं बता रहा था। सेकंड ट्रिक, नेक्स्ट एक पॉइंट है। हाँ, ट्रिक वो जो आप पूछ रहे थे, ट्रिक का क्या है ना, कि इसमें बहुत सारे लोगों को ये जानना जरूरी है कि हमारी जो जिम्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे मसल इम्बैलेंस को बनाने के लिए। क्यों ऐसा है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ज्यादातर जिम्स के अंदर क्या होता है ना, जो मिरर्स का एंगल होता है ना, जो मिरर्स लगे हुए हैं वो हमें ऑब्वियसली थोड़ा मोटिवेशन तो देते हैं, हम उसमें थोड़ा ज्यादा ह्यूज दिखते हैं, है ना, और सही दिखते हैं ट्रेनिंग करते वक्त। तो वो मोटिवेशन तो आता है, बट प्रॉब्लम पता है क्या है? काफी सारी जिम्स के अंदर जो वो मैनेजमेंट है ना मिरर्स का जो लगा हुआ है वो सही नहीं होता। आप देखना, इस चीज को नोटिस करना, शायद आपके जिम में हो सकता है ठीक हो, सब कुछ बैलेंस हो, बट काफी सारी जिम्स के अंदर क्या होता है कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो हमें एक साइड डोमिनेटली हम मिरर्स के ऊपर देख रहे होते हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। जैसे मैंने बताया था कि बॉडी का एक न्यूरल कनेक्शन ही एक जगह स्ट्रांग होता है, राइट और लेफ्ट में। ठीक है ना, वहां पे बर्स्ट ज्यादा जाता है, फायरिंग ज्यादा जाती है, मतलब न्यूरल फायरिंग जो होती है, जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो ज्यादा एग्जीक्यूट वहां पे होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड डोमिनेट एक होता है। अब क्या होगा कि मान लो मैं इस साइड को देख के, मेरा ये पार्ट स्ट्रांग है, तो मैं इस साइड के मिरर को देख के एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये ऐसे। तो बाय डिफॉल्ट न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन यहाँ बनेगा ज्यादा। समझ रहे हो? अगर मैं राइट साइड को ऐसे देख के कर रहा हूँ, तो राइट साइड में ज्यादा फोकस कर पाऊंगा, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि जो आपका वीक पार्ट है उस तरफ को देख के एक्सरसाइज हमेशा करनी है। जैसे मान लो मेरा राइट साइड वीक है ना, तो मैं राइट साइड को फोकस करके करूंगा। अगर मैं मिरर में देख रहा हूँ तो राइट साइड को डोमिनेटली मैं देखने की कोशिश करूंगा, ताकि मेरा वो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाए। क्लियर होगी बात? इससे क्या होगा, एक बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बनेगा, ज्यादा अच्छा फीलिंग आएगा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बेटर होगा, और फायदा भी ज्यादा मिलेगा। क्लियर? हाँ, मसल एंड माइंड कनेक्शन। हाँ, वो तो कहेंगे ही कहेंगे मसल एंड माइंड कनेक्शन। बट इसमें क्या है, मसल माइंड कनेक्शन आपका दोनों में जो है ना, जब बाइलैटरल मूवमेंट करते हो आपका, तो बाय डिफॉल्ट एक साइड को ही बनता है वो, क्योंकि वो पार्ट स्ट्रांग है आपका, है ना। तो एक तो यूनिलैटरल एक्सरसाइज, दूसरा मसल एंड माइंड कनेक्शन। ठीक है, जो एग्जीक्यूशन होगा उसको देखते हुए होगा, ये बड़ा जबरदस्त बेनिफिट आपको दे सकता है। चलो बात करते हैं किसी दूसरी एक्सरसाइज की। लैटरल रेस को कर लें।
हाँ लैटरल रेस समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और गलत भी करते हैं इस एक्सरसाइज को। अब लैटरल एक्सरसाइज क्या है, ये आपकी एबडक्शन एक्सरसाइज है, जिसमें हम क्या करते हैं, शोल्डर एबडक्शन, मतलब ये मूवमेंट है ना। अब जो शोल्डर एबडक्शन मूवमेंट है, याद रखना कि आपका शोल्डर, देखो किसको ट्रेन करने के लिए कर रहे हैं मूवमेंट, हम मीडियल डेल्ट ये वाले पार्ट को। बट हमारा जो शोल्डर है वो कोराकोइड एरिया से, मतलब यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और यहाँ इंसर्ट हो गया ह्यूमरस पे, इतना सा है देखो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब मैं ट्रेन अपने इस मसल को करना चाहता हूं, और मैं वेट कहाँ पे ले रहा हूं, मेरा हाथ, अगर मैं यहाँ पे एक हाथ बनाऊं, अपना शोल्डर्स बनाऊं, मान लो ये मेरा डेल्टोइड है, ठीक है, ये मीडियल डेल्टोइड है मेरा जो मैं कलर कर रहा हूँ इसमें, और मैं वेट, ये मेरा एल्बो मान लो, और ये मेरा हाथ है, और यहाँ पे मैंने वेट उठा रखा है, ये डंबल है मान लो। समझ में आ रहा है, ये डंबल हो गया, डी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एल्बो हो गया, और ये मेरा डेल्टोइड मसल हो गया जिसको मैं ट्रेन करना चाह रहा हूँ। क्लियर, जैसे ही है, वेट मेरा यहाँ है, एल्बो मेरा ये रहा, और डेल्टोइड को मैं इसको ट्रेन करना चाह रहा हूँ। तो एक चीज नोटिस करना यहाँ पर, कि मैं जब लोड की बात हम करते हैं, रेजिस्टेंस की बात जब हम करते हैं, मैंने अभी बताया था कि रेजिस्टेंस जब आपका वर्टिकल लाइन पे होता है तो मैक्सिमम फोर्स प्रोडक्शन रहती है, आपका मसल वहां पे फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होता है उस वेट को ओवरकम करने के लिए। बट आप ध्यान से देखना इसमें कि आपका लोड यहाँ पे है, यानी वेट मैंने मान लो ये पकड़ा हुआ है ऐसे, अब ये वेट नीचे जाना चाहता है, मैं इसको ऊपर की तरफ को लिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से एक चीज नोटिस करना आप, क्योंकि वेट जब यहाँ पे है तो ये नीचे की तरफ को जा रहा है, और मैं एबडक्ट करना चाह रहा हूं, जिससे क्या हो रहा है, ये मूवमेंट कौन सा है, मैंने बताया था क्लास में आपको, लास्ट क्लास में हमने बात की थी क्या इसकी, इंटरनल रोटेशन की। नहीं किया, किया था यार, मैंने बताया था आपकी कैविटी में जब आपका ह्यूमरस ऐसे अंदर की तरफ को रोटेट करता है, जैसे ये है, ये इंटरनल रोटेशन है शोल्डर का, ये लैटरल रोटेशन है या एक्सटर्नल रोटेशन, समझ रहे हो। तो जब मैंने वेट यहाँ पे उठाया हुआ है, ये देखो, अब वेट क्या कर रहा है, वेट जाना चाहता है नीचे, है ना, और मैंने किया हुआ एल्बो ऐसे, तो वेट यहाँ जाना चाहता है और मैं कर रहा हूँ एबडक्ट, जिससे मेरे को लोड यहाँ पे एक्सपीरियंस तो हो रहा है, बट क्योंकि वेट यहाँ पे है तो ये नीचे जाना चाहेगा, और यहाँ पे एक इंटरनल रोटेशन कॉज हो रहा है। ठीक है ना, तो इंटरनल रोटेशन कॉज ज्यादा हो रहा है यहाँ पे, जबकि आप एबडक्शन करना चाहते हो और मसल को ट्रेन करना चाहते हो शोल्डर्स के, डेल्टोइड को। अब मैं, मेरे को ये बताओ, एक तो ये कंडीशन हो गई जब हमने लोड लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे हम मूवमेंट को कर रहे हैं, जिससे इंटरनल रोटेशन कॉज होगा ही होगा, क्योंकि इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, वेट नीचे जा रहा है, हम उसको ऊपर की तरफ को लेके आना है, मतलब हमारा वेट नीचे को जाना चाह रहा है और हम ऊपर की तरफ को फोकस कर रहे हैं, तो हमारा मसल सब स्कैपुलरिस तो ट्रेन होगा होगा, है ना, मतलब उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, इंटरनल रोटेटरी मसल जो है, साथ में आप एबडक्शन भी कर रहे हो, ये मूवमेंट भी कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। अब इसके कंपैरिजन में मान लो अगर मेरे डेल्टोइड्स पे यहाँ पे वेट होता, ध्यान रखना, यहाँ पे वेट होता, अगर मान लो मैं यहाँ पे वेट रख दूं ऐसे, ये यहाँ पे मैं डंबल रख दूं ऐसे, और फिर मैं जाके ये मूवमेंट करूं, ठीक है, ये वाला मूवमेंट करूं, तब ये ज्यादा फील नहीं होगा, तब ये लोड एग्जैक्टली मेरे लेटरल्स पे नहीं आएगा, लेटरल डेल्टोइड पे, या मीडियल डेल्टोइड जिसे कह रहे हैं, ये बताओ मुझे, डिफरेंस है देखो दोनों में। बिल्कुल, तो इसीलिए ये जो आपकी डंबल लैटरल एक्सरसाइज होती है, इसको बहुत सारे लोग गलत कर लेते हैं परफॉर्म। एक तो क्या करते हैं, वो बिल्कुल सीधा करके करना शुरू कर देते हैं मूवमेंट, बिल्कुल सीधा करोगे तो वो वैसे ही ठीक नहीं है, क्योंकि मूवमेंट आर्म आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया, और वो वैसे ही ठीक नहीं है, एल्बो पे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, वो ठीक नहीं है, तो आपको बेंड तो करना पड़ेगा अगर डंबल्स के साथ करना है, तो डंबल के साथ अगर आपको करना है तो थोड़ा सा आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल रोटेशन कॉज होता है वहां पे,
तो अपने डंबल्स को पकड़ना है और ट्राई करना है कि आपके जो शोल्डर्स है ना, जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक एल्बो है, ये आपका एबडक्टेड मूवमेंट करे बस। बाकी अगर आपका सीधा भी जा रहा है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये मूवमेंट, ये, क्योंकि मेन एम है इसको एबडक्ट करवाने का। मेन एम ये नहीं कि आप इसको एबडक्ट करवाओ, अगर ऐसे करोगे आप तो आप उतने अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपने ये मूवमेंट करना है। अगर आप पूरा इसको बाहर लेके चले जाओगे तो आप किसको ट्रेन कर रहे होगे, अपने रियर डेल्ट्स को भी ज्यादा अच्छे तरीके से इन्वॉल्व कर दोगे। तो इतना ऐसा मूवमेंट आपको ध्यान रखना है। और इंटरनल रोटेशन तो कॉज होता ही होता है। अगर आपका इंटरनल रोटेशन ज्यादा कॉज हो रहा है मान लो, तो कैसे ये बहुत सारी जनता के लिए प्रॉब्लम है। कैसे ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अगर हम लैटरल रेस कर रहे हैं डंबल्स के साथ, लॉन्ग रन में ये कैसे प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि इंटरनल रोटेशन अगर हो रहा है, इंटरनल रोटेशन मतलब आपका जो कैविटी है उसमें ह्यूमरस ऐसे रोटेट किया हुआ है और फिर आप एबडक्ट कर रहे हो, समझ रहे हो। अगर नॉर्मल एबडक्शन होता तो आप ऐसे करते हैं एबडक्शन, ठीक है, ऐसे कैविटी में मूव करता है। बट आप पहले इंटरनल रोटेशन कॉज कर रहे हो, उसके बाद फिर आपका एबडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो, स्केलेट इधर पे, जॉइंट पे। अब जब आप इंटरनल रोटेशन कॉज करते हो ना, तो इंटरनल रोटेशन में जो मसल इन्वॉल्व होता है वो होता है सब स्कैपुलरीज। सब स्कैपुलरीज मसल, कल हम बात करेंगे, नेक्स्ट वाला मसल है वो रोटेटर कफ मसल। सब स्कैपुलरीज मसल क्या होगा, वो आपके क्या आ जाएगा, इस कैविटी के स्पेस के बीच में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और जब आप ये मूवमेंट करोगे तो इस कैविटी के बीच में क्या होगा, ये सप्रेस होगा, दबेगा बार बार, क्योंकि आपने पहले इंटरनल रोटेशन कॉज किया हुआ है, फिर आप एबडक्शन कर रहे हो। तो इसके बीच में जो आपकी सबस्कैपुलर की टेंडन आती है ना, वो टेंडन दबने वाली है बार बार, मतलब टेंडन इरिटेट होगी बार बार। और जब वो बार बार इरिटेशन उसके अंदर होगी तो लॉन्ग रन में जो है ना, ये आपको इम्पिजमेंट कॉज करके दे सकता है, मतलब प्रॉब्लम आपको होने के चांसेस बढ़ा सकता है। अब ये हर किसी के साथ नहीं होता, बट इसमें चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं उन लोगों के जिनका कैविटियल स्पेस, क्योंकि देखो मैंने बताया था आपकी एनाटॉमी में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। तो हर किसी की जो कैविटी होती है वो सेम नहीं होती, किसी किसी की कैविटी जो होती है वो थोड़ी अपराइट भी होती है, मतलब थोड़ी ज्यादा डीप भी गई हुई है। अब अगर आपकी ऐसी है ना कैविटी, मतलब ये ग्लेनोइड कैविटी, तो आपका टेंडन यहाँ से बीच में से क्रॉस कर रहा होगा, ये टेंडन क्रॉस कर रहा है बीच में से, मान लो ये है आपका टेंडन बीच में से क्रॉस कर रहा है। और जब आप इंटरनल रोटेशन करोगे, मतलब ऐसे करके फिर मूवमेंट करोगे एबडक्शन, तो आपका जो ह्यूमरस का हेड है ना, ये ह्यूमरस का हेड है, वो इस पे जाके बार बार टकराएगा, इरिटेट करेगा इसको, समझ रहे हो। तो ये इरिटेशन की वजह से लॉन्ग रन में फिर प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका कैविटियल स्पेस ऐसा नहीं है, अगर आपका ऐसा है कैविटी, फिर तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आपका यहाँ से इसके बीच में काफी स्पेस होगी, तो एबडक्शन भी करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट आपको नहीं पता ना कि आपकी कैविटियल स्पेस कैसी है, अब वैसे एनाटॉमी की स्टडी तो नहीं करोगे पहले जाके, भाई मेरी कैविटियल स्पेस कैसे है। तो इसलिए ध्यान रखना जरूरी है एक्सरसाइज के दौरान कि हम एक्सरसाइज को ही सही तरीके से कर लें, ताकि हमारे को प्रॉब्लम ही ना हो। ठीक है। और अगर हम मशीन पे एक्सरसाइज करें वो और बेटर है। मशीन एक्सरसाइज भी होती है ना, आपकी मशीन यहाँ पे और यहाँ पे रखेंगे उसको, और फिर ऐसे मूवमेंट करते हैं, उसमें तो फिर आपका लोड यहाँ आएगा ही नहीं, तो लोड यहाँ आएगा तो यहाँ नहीं आएगा, तो इंटरनल रोटेशन कॉज नहीं होगा, क्योंकि लोड यहाँ पे होगा। फिर आप ऐसे लिफ्ट करोगे। ठीक है, मशीन देखिए आपने एबडक्शन वाली, शोल्डर एबडक्टर मसल्स, एबडक्टर मशीन जिम्स में होती है। तो अगर वो है फिर तो अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भैया फिर ऑप्शन ही आपके पास लैटरल रेजेस का बच गया, या फिर आप फिर अपनी पुलिस के साथ कर सकते हो मूवमेंट। ठीक है। चलो, अब सिट्रोलिन और आर्जिनिन में सिट्रोलिन ज्यादा बेस्ट रहा गया है, बेस्ट रहता है रिसेंट स्टडीज के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिट्रोलिन का जो बायो अवेलेबिलिटी है ना वो ज्यादा अच्छा है, वो आपकी बॉडी में उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी है। ठीक है, और वैसे भी दोनों जो है ना, ये आपके वाइस वर्सा एक दूसरे में बदल सकते हैं ऑर्निथिन की प्रेजेंस में। तो सिट्रुलिन को ज्यादा अच्छा अवेलेबल, मतलब बायो अवेलेबल माना जाता है आपकी बॉडी के लिए, उसकी एब्जॉर्प्शन रेट बेटर है। आर्जिनिन की 40 से 50% होती है, मतलब जितना आप खा रहे हो उसमें से आधा ही वो यूज हो पाता है बॉडी।
सिट्रुलिन आपका 70-80% है उसकी अवेलेबिलिटी, तो वो ज़्यादा बेटर है। सर पार्टिसिपेंट स्टेज के दौरान क्या डाइट लेते हैं? पार्टी स्टेज के दौरान मतलब बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहे हो क्या? बॉडी बिल्डर स्टेज के दौरान मतलब जो उनका कॉम्पिटिटिव स्टेज है, कल मैंने पीक वीक के बारे में बताया तो था आपको कि उनका पूरा क्या रहता है प्रोटोकॉल। प्रोटीन इंटेक तो रहता ही वहाँ पे, चिकन 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 चीजें रहती हैं। ठीक है, वो चीज़ तो खा ही रहे होते हैं वो, लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कंज्यूम कर रहे होते हैं वो। ठीक है। बाकी उसके साथ साथ उनके चल रहे होते हैं लास्ट स्टेज में, जो कॉम्पिटिटिव स्टेज की बात करो, कंपटीशन से पहले की बात करो, तो ऑब्वियसली तो राइस वगैरह भी कंज्यूम करते हैं, पैनकेक्स भी खाते हैं, जो सिंपल हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स होते हैं। ठीक है, कुछ कोई तो केक भी खा रहा होता है, कोई कोई आपके चॉकलेट्स हो गया, ऐसी चीजें भी खा रहे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स है। और आपने जो डिप्लीशन किया है इतने दिनों से, आपके ग्लाइकोजन बिल्कुल डिप्लीट है। आपने वाटर तो बंद किया हुआ, बट आप कार्ब्स ऐड करते हो हाई ग्लाइसेमिक, ताकि बॉडी में जल्दी से जल्दी वो एब्जॉर्ब हो जाए और आपके मसल ग्लाइकोजन को भर दे। ठीक है, तो वो चीजें तो आप खा ही रहे होते हो। बाकी थ्रू आउट द पीक वीक आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो तो रहता ही रहता है ना, चिकन है, बाकी आपके लीन सोर्सेज हैं, वो सारी चीजें तो आप खा ही रहे होते हो। ओके। आइडेंटिफिकेशन रेस्ट का बताओगे सर क्या? जो फर्स्ट डे डिस्कस किया था कि टाइम को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो तो बहुत बेसिक सा था यार। उसमें क्या करना है अपने को, उसमें सबसे पहले जैसे ही आपका क्लाइंट का, आपने कोई ना एक बेस रेस्ट देना है उसको। जैसे अभी उसने कोई एक्सरसाइज की, मान लो मैंने आपको करवाया जंपिंग जैक्स। जंपिंग जैक्स मैंने करवाया आपको, उसके बाद मैंने फिर क्या किया, आपका बीपीएम चेक कर लिया, करंट बीपीएम, बीट्स पर मिनट। वो चेक करने के बाद आपको फील हुआ कि आपका 145 के आसपास है मान लो। फिर आपने एक बेस रेस्ट दिया उसको। बेस रेस्ट अपने आप से आप दे सकते हो जितना भी आपको लगता है। मान लो आपने 50 सेकंड का रेस्ट दिया या 1 मिनट का रेस्ट दिया, 1 मिनट का रेस्ट करने के बाद फिर आपने फिर से चेक किया और आया 1 मिनट के आसपास आ गया, सॉरी आपका 120 के आसपास आ गया। 120 आया मतलब आपको 100 तक जाना है, क्योंकि बिगिनर है अभी के लिए। तो आप क्या करते हो, 20 सेकंड का और रेस्ट दे देते हो, तो आपने देखा 20 सेकंड के बाद फिर से बीपीएम चेक किया, आपका 100 के आसपास आ गया। तो 1 मिनट 10 सेकंड आपका, मतलब जो भी टाइम है उसको प्लस कर दो, वो आपका टाइम हो गया रेस्ट का। 13 ईयर का लड़का है, वेट लॉस में क्या सजेस्ट करें? देखो, वेट लॉस में सबसे पहले सजेस्ट आपको करना है कि वाटर इनटेक तो चलो उसकी तो बात ही अलग है, वाटर इनटेक तो ठीक ही रखना पड़ेगा अपने को। बस ये है कि जो आपके कार्ब्स है ना, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्ब्स है, उसको कम कर दो डाइट में से। बस इतना सा काम कर दो आप। इतने से काम से ही आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे मान लो पूरे दिन के अंदर 400 ग्राम कार्ब्स खाता है ना, तो उसमें से एक तो हाई ग्लाइसेमिक हटा दो, यानी शुगरी आइटम्स, पैक्ड आइटम्स, ऐसी चीजें, फास्ट फूड वगैरह वो हटा दो। दूसरा कि कंटेंट ऑफ कार्ब्स भी थोड़ा कम कर दो। अगर 400 ग्राम खा रहा था तो 200 ग्राम कर दो, 250 ग्राम कर दो। इतना सा भी कर दोगे तो रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएगा। और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एक्सरसाइज कॉन्टिन्यूसली आपको करवानी होगी। ठीक है, एक्सरसाइज में आप क्या करोगे, कोई भी स्पेसिफिक, 13 साल का है तो आप स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं कराओगे। ठीक है, स्पेसिफिक ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि आप बिल्कुल स्पेशल टाइप ऑफ ट्रेनिंग करवा रहे हो उसको, बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ ट्रेनिंग ना। बच्चों को जो ट्रेनिंग होती है वो होती है मल्टीट्यूड ट्रेनिंग, मतलब बहुत तरह की ट्रेनिंग्स होती है वहां पे, कोई एक तरह की ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है, उसमें आप वेट ट्रेनिंग भी करवा सकते हो थोड़ा बहुत, उसमें आपकी रनिंग एक्सरसाइजेस भी हो सकती है, कार्डियक एक्सरसाइज भी हो सकती हैं, उसमें आपकी फुटबॉल गेम्स एक्सरसाइजेस भी हो सकती हैं। ताकि एक तो वो जो 13 ईयर का बच्चा है उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। अगर इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होगा तो आप उसको बॉडी बिल्डिंग टाइप ऑफ ट्रेनिंग कितनी करवा लोगे, और रिजल्ट्स भी नहीं मिलेंगे, बॉर्डम फील होगा, उसको लगेगा बहुत ज्यादा कि ये हैक्टिक कंडीशन है, मेरे को रोज ही ऐसा करना पड़ रहा है। तो वो इंटरेस्ट डेवलपमेंट के लिए भी और साथ में उसकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए भी आप मिक्स तरह की ट्रेनिंग करवाते हो। कोई एक तरह की स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती। ठीक है, एक दिन मान लो आप उसे कार्डियो के लिए ले गए बाहर, आपने पार्क में उसको रनिंग करा दिया 2 किलोमीटर,
1 किलोमीटर धीरे धीरे। एक दिन आप उसे वेट ट्रेनिंग करने के लिए ले आए, वहां पे आपने उसको जंपिंग जैक्स स्नैच मतलब ऐसी मूवमेंट्स करवा दी, ठीक है, एबीसी टाइप ऑफ मूवमेंट्स करवा दी। एक दिन आपने उसको वेट ट्रेनिंग करवा दिया जो आपके रेजिस्टेंस है उसके साथ, डंबल्स वगैरह के साथ। एक दिन फिर आपने कोई और तरह की ट्रेनिंग वहाँ पे इंक्लूड कर दी, है ना, गेम खिलवा दी उसको। मान लो फुटबॉल खेल रहा था जो, आज उसको बोला कि चलो आप 40 मिनट्स का एक गेम लगाओ फुटबॉल का, बच्चों के साथ बोल दिया खेलने के लिए। आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हो बाहर से, ठीक है, और ड्यूरिंग वर्कआउट आप उसे बाहर से मोटिवेट कर रहे हो, बोल रहे हो कि चलो 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 भागो भागो, है ना, एक्सरसाइज, क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा इवेंट है जहाँ पे आप कॉन्टिन्यूसली रनिंग करते हो, है ना। तो ऐसे में उसको इन्वॉल्व करवा दिया। तो इस तरीके से आप उसे ना ये सारी तरह की चीजें करवाते हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप उसे सिर्फ एक ही तरह का कर रहे हो, बॉर्डम वो करेगा ही नहीं, पहली बात तो मन ही नहीं करेगा उसका करने का अगर एक ही तरह की एक्सरसाइज कराओगे। क्योंकि उसका कोई गोल थोड़ी है बॉडी बिल्डिंग का, ना तो उसका कोई गोल कोई पावर लिफ्टिंग का, उसका गोल तो फैट लॉस का है ना। और वो तो 13 साल का बच्चा है, तो स्पेसिफाइड नहीं होगा यहाँ पे। समझ गए। न्यू कोर्स आया है, गुरुमान सर ने इंट्रोड्यूस किया।